गुड मॉर्निंग। जय सीएलसी। मैं किशोर शेखावत। मैं विजेंद्र पटेल। तो आज हम दोनों मिलकर गुरुनीति का 10वां एपिसोड है वो शूट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको 9 एपिसोड है वो प्रोवाइड करवा चुके हैं। 10वें में टोटल हम 28 क्वेश्चंस है वो अच्छे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो नीट में आने वाले हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे। और चूंकि आप जानते हैं सेंट्रो पास नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इजी टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपको करने भी हैं, गलत भी नहीं करने हैं, क्योंकि स्कोरिंग आपका होता है टॉपिक। ओके, तो सर इसको अपन स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ सर, और इसमें जो मैं बताना चाह रहा था बच्चों, जैसे इसमें हर साल एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको इस चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। आपको पता है कि नीट की जो रैंक है वो बहुत ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सर, करिए। बिल्कुल, तो पहला क्वेश्चन अपना है, इसको क्वेश्चन को तो आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन तो ऐसे कह रहा है कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर प्लेट की आप देखो ये डायमेंशन है A और ये इसके डायमेंशन है B। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसका 1/4 पार्ट यहां से काट के अलग कर दें तो बचे हुए भाग का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। तो एक तो क्वेश्चन देखो, इसमें आगे भी अपन डिस्कस करने वाले होंगे। इसमें मान लो ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को अपन B मान लें, इसको अपन C मान लें, इसको अपन D मान लें, तो पूरी जब आयताकार प्लेट एक साथ होगी तब तो एक सिमेट्रिकल सिस्टम होगा और इसका सेंटर मास इसके सेंटर पे लाई करेगा। पर जैसे इसका ये पार्ट अपन यहां से अलग कर देंगे तो आप जानते हैं कि अब सिस्टम का जो रिमेनिंग सेंटर मास की लोकेशन होगी वो हमेशा मोर मास की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी इस किसी डायरेक्शन में, मतलब OA लाइन पे। बिल्कुल OA लाइन पे ये पहुंच जाएगा। अब कहां होगा ये अपने को या तो पूछेगा डिस्टेंस, या जो पॉइंट यहाँ पे सेंटर मास बन गया इसका पूछेगा अपने को कोऑर्डिनेट्स। मतलब इससे 3 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। बिल्कुल, एक तो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट कहां पे आ जाएंगे वो, यस, या किस लाइन की तरफ अलाइन हाँ शिफ्ट होगा, और एक कोऑर्डिनेट के रूप में, एक कोऑर्डिनेट के रूप में आ जाएगा। अब सुनो कि चूंकि हमारा जो ऑप्शन इसमें है वो कोऑर्डिनेट के रूप में है, तो आपकी अप्रोच किससे स्टार्ट हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए बेटे जी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब बेसिक जो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन आप पढ़ते हो, जैसे RCM इज इक्वल टू आप पढ़ते हो M1R1 प्लस M2R2 अपॉन ये आपका हो गया M1 प्लस M2। यही फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूले को आप हर तरह से इस्तेमाल लेना सीखो। कैसे, ध्यान देना। अगर मान लो मैं यहां पर ये कहता हूं कि मेरे पास बहुत से पार्टिकल्स का एक सिस्टम है और आप में उसमें उस सिस्टम का सेंटर मास का लोकेशन निकालना है, तो सिस्टम में आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो। आप इसी को टाइम के साथ कर दो डिफरेंशिएट, इसका VCM के रूप बदल जाएगा, फिर इसको और करो तो आपका ACM बन जाएगा। यहां देखो, अगर VCM लिखता हूं तो क्यों पटेल से क्या बन जाना चाहिए इसको M1, और ये फिर इसका डिफरेंशिएशन भी आप करोगे R1 और R2। तो R1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी, और R2 का करेंगे वो भी वेलोसिटी बन जाएगी। उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा। तो मतलब इससे ACM भी आ जाएगा हमारे पास। इसमें अगर चाहे तो ये बन गया आपका VCM इज इक्वल टू क्या बन गया M1V1 वेक्टर प्लस M2V2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, और इस तरह से इसका ACM बन जाएगा M1A1 प्लस M2A2 अपॉन दिस। एक्चुअली होता है क्या है कि जब अपन क्वेश्चंस करते हैं तो एक टॉपिक में इतने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे अपने को बचना पड़ेगा। तो कैसे बचें, देखो अब इसी में मान लो मैं इसके साथ कोई पार्ट ऐड करता हूं या कोई इसमें रिमूव करता हूं, तो बस इतना काम करा करो, ये प्लस माइनस, मान लो आप ऐड कर रहे हो तो मान लो कोई पार्ट मैंने ऐड किया तो उसमें M3 और उसके जो बॉडी है उसका खुद का सेंटर मास, उसके कोऑर्डिनेट क्या है उसका आपको यहां यूज करना पड़ेगा। आप मान लो माइनस करते हो तो माइनस कर दो इसमें M4R4, और इसमें भी आपने इसको प्लस किया तो M3 कर दो बेटे जी, और आपने माइनस किया है तो कर दो इसमें से M4। अच्छा, ये सारा एक कॉन्सेप्ट कि मतलब जो ऐड कर रहे हैं उसको ऐड करते चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, और जो हमने काट के निकाले उसको माइनस कर दो। हाँ ठीक है सर, तो बहुत सिंपल, आप एक ही फॉर्मूले में सब कुछ हो गया। एक ही फॉर्मूले में, कहते हैं ना उसमें सागर में गागर, बिल्कुल आप उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब अपन आते हैं क्वेश्चन में, तो देखो इसको अपन एक बार हटा दें। हाँ सर, आ जाओ। मान लो हमारे पास सिस्टम था, काटने के बाद बचा क्या, 3 इसके पार्ट बच गए। इस वाले का मास मान लेता हूं, तो यहां पर है सेंटर मास, इसका सेंटर मास यहां है, इसका सेंटर मास यहां होगा। ये डिस्टेंस पूरी हमारे पास कितनी A है, A/2, ये A/2, ये A/4 A/4 हो जाएगा, और इधर से ये B/4 हो गया। तो इसका हाँ, और देखो ये आपको दे रखा है X, Y, इसलिए ये आपका है ओरिजिन,
ये ओरिजिन मान लिया, और इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपने को, जैसे इस वाले पार्टिकल को मान लो मैं इसका मास m1 सिमेट्रिकल है इसलिए, और ये भी m और इसको मान लिया अपन m। अब नंबरिंग करते हैं, मान लो फर्स्ट, ये सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड। ये अपने m ही मानेंगे, इसको m ही मानेंगे। इसको अपन m मान रखा है क्योंकि सब सिमेट्रिकल हैं और बराबर मास के हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। गड़बड़ कैसे हो रहा है, ये लो कट गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, ये टेक्निकल चीजें हैं। थोड़ा बड़ा है तो दोबारा ले देते हैं, आ जाओ। ये मास m और ये भी कौन सा आपका m हो जाएगा। अब 3 हमारे पास पार्टिकल से बना निकाय हो गया। अब इसके बस कोऑर्डिनेट आपको ध्यान देने पड़ेंगे, ये दोनों कैसे, इसका a/2 तो माइनस, मतलब ये x में x एक्सिस में नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव, और y प्लस, ये प्लस और दोनों इसके, ये आपका ये माइनस, ये भी माइनस, इसका ये प्लस और ये माइनस, और फॉर्मूला आप लिख करके सोल्व कर दो। देखो RCM बराबर ये आपका m1r1 प्लस m2r2 और प्लस m3r3 अपॉन, अब तीनों m ही तो है ना, m प्लस, या इसको चलो m प्लस m प्लस m, फॉर्मूला तो इसका ये बनेगा। वैल्यू अपन पुट करेंगे तो इसकी बाद वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है, तो फॉर्मूला आपने बना लिया, चलो इसका अपन पेज खाली कर लेते हैं। मतलब 3 पार्टिकल है, तीन पार्टिकल आपने मान लिए सर, बिल्कुल, और तीनों के लिए आपने लिख दिया m1r1 m2r2 प्लस m3r3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है सर, अब इसकी पर वैल्यू पुट कर दें, तो RCM बराबर सम ऑफ मास तो कितना हो गया 3m, ये तो 3m हो गया, और ये आपका m, तो हमने इसकी नंबरिंग कर रखी थी 1, इसकी कर रखी थी 1। इसको मैं एक बार मैं देख लेता हूं, मैं बता देखो अपने यहाँ आ गया ना, हाँ। वापस ले ला, इसको अपन बैक कर लिया। तो फर्स्ट वाले में कितना, देखो ये हो गया माइनस का a/2, माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास a/4, और ये आपका b/4, और ये माइनस का और ये प्लस का। तो देखो, तो ये लो इसका इस तरह पर लिखें तो a/4 माइनस का i कैप, फिर प्लस b/4 ये प्लस का j कैप। ठीक है सर, ठीक है, yes, और उसके बाद अब इसके बाद आगे लेते हैं तो मास सेम रहेगा m, और दूसरा पार्टिकल है उसमें देखें आप, तो ये तो नेगेटिव x और y दोनों नेगेटिव है, इस दोनों नेगेटिव हो गए, तो इसको लिखें अपन, देखो a/4 माइनस का i कैप, फिर और प्लस b/4 और माइनस का j कैप, प्लस, अब तीसरा लिख लेते हैं, तीसरा लिखते हैं, उसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो मास तो m ही है, मास m ही है, यस, तो ये हो गया आपका a/4 i कैप, और b माइनस का हो गया, हाँ, या माइनस b/4 j कैप, ये इसका थोड़ा सा एक लंबा सा फॉर्मूला बन गया। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, तो देखो जो इसमें पटेल सर थोड़ा ध्यान दो कि कहीं गलती ना हो जाए अपनी। हाँ सर, अपने लोग अब इसको जैसे a/4 वाले हैं, यस, तो ये जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो i वाले हैं ये तो सब नेगेटिव में आ रहे हैं, सब नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3a/4, लिख लीजिए एक बार सर, 3m a/4 और माइनस का i कैप आ गया, बिल्कुल ठीक है। देखो इसमें ये भी माइनस का है, तीनों माइनस में, आई वाला ये माइनस, एक प्लस का, हाँ, एक कट गया ना सर, तो एक कट जाएगा तो एक ये हट जाएगा, 3 नहीं आएगा, तो ये 3 इसका अपन इसको दोबारा लिख दें। देखो तो इसमें ऐसे देखें ना अपन कि ये तो आपका i माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो i से एक i कैंसिल हो गया, तो ओनली एक ही i बचा, और बचा कौन सा माइनस का, तो आप देखो इसमें तो आपका है 3m, ये तो 3m आ गया, ऊपर हो गया आपका m into a/4 और माइनस का i कैप, ये बचेगा, प्लस m into, अब b वाला चेक करते हैं, b वाला देखो, इसको अपन यहीं देख ले एक बार, यहीं देखे ना तो और अपने को ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, तो जो अभी आपने बताया तो मतलब इसका ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल, तो सही है, फिर इससे इसमें इसका ये b वाला कैंसिल, हाँ, इसका b कैंसिल, ओनली क्या बचा, माइनस का b बच गया, माइनस का b बचा, बिल्कुल। देखो आप इसको ऐसे ही कर सकते हो, m into माइनस का b/4 j के। अब यहां से m कॉमन लिया, इससे m कैंसिल हो गया। अब देखो हो गया ना आपका आंसर कितना, ये 4/3 तो a/12, ठीक है, a/12 b/12। तो जो कोऑर्डिनेट आपके बने वो देखो बन गए आपके यहाँ पर a/12 है माइनस का i कैप और प्लस का b/12 है माइनस का j कैप। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस की लंबी है, पर देखो तो लास्ट में आपने इसको सीखा ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बन गया कि जैसे मैंने i को चेक करा
कितने आए थे, 3 आए थे, 2 उसमें से आपके कैंसिल हो, प्लस माइनस एक प्लस था, एक माइनस एक माइनस बच गया। और इस तरह से बी वाले भी 3 थे, उसमें से 2 थे माइनस के, 1 था प्लस का, वहां भी 2 में से 1 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आपने रख लिया, तो आप तुरंत उसको टिक कर सकते थे। अगर मतलब प्रैक्टिस बच्चा करेगा तो Yes. इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे आंसर लिख देगा कि इसमें ये कट गया। हाँ, अब देखो मैं एक चीज और सिखाता हूं इसमें, इस क्वेश्चन थोड़ा सा अपन और टाइम देंगे आपको। जैसे ओनली समझने की बात है, मान लो एक मास यहां पर है स्मॉल m, ये मास है स्मॉल, और ये भी आपका मास है स्मॉल m। ध्यान करना, अगर हमसे पूछे कि सेंटर मास की शिफ्टिंग कहां हुई है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसको अपन बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ध्यान करो, आप जानते हैं 2 मास अगर सेम हो तो उनका सेंटर मास कहां होता है, हमेशा उनके मिड में होगा। तो इस m को अपन यहां कंसंट्रेट मान सकते हैं, और ये मास हो गया 2m। ठीक है सर, क्यों पटेल सर? हाँ सर। अब देखो यहां मैं 2m मान लूं, यहां m मान लूं, और ये डिस्टेंस आपको मालूम है कितनी, देखो ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, b/2 है, b/2 है, और ये a/2 है। हाँ, तो ये डिस्टेंस आपकी है a/2। अब अगर हमको ये डिस्टेंस पूरी मिल जाए, उसका अपन आधा कर लें, ध्यान समझना इस बात को, मतलब आप इसका डायगोनल निकालना चाह रहे हैं। हाँ, अगर ये डिस्टेंस आपको मिल जाए तो आप अच्छे वाले क्वेश्चन जो मान लो यहाँ m मास है, यहाँ आपका 2m मास है, और अगर ये डिस्टेंस आपको मिल जाए, और फिर अपन यहां से सेंटर मास कितना, देखो अगर ये सेंटर मास में देखूं, ये सेंटर मास यहां से किस डिस्टेंस पे है, आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये मास, ये डिस्टेंस निकालनी हो तो इसका मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस से गुणा करते हो, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, तो टोटल सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये शिफ्टिंग कितनी हुई, तो एक तरीका तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, ठीक है सर। तो अपन आगे बढ़े। तो सर जैसे किशोर सर मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आपने एक ही वाला ये तरीका बताया था, बिल्कुल। एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन आपका, हाँ ये क्वेश्चन आ गया। तो मैं अगर आपसे ये बोलूं, जैसे अपन लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कि मतलब अगर मुझे इसमें ये हमसे सिर्फ शिफ्टिंग पूछी गई है, बिल्कुल, तो अगर मान लो मैं अगर इसमें आरसीएम लिखूं इस तरीके से, यस, मतलब एरिया के फॉर्म में लिख लें अपने लोग, a1 r1 माइनस a2 r2 अपॉन a1 माइनस a2। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे इसमें डेंसिटी तो सबकी सेम दे रखी है, बिल्कुल, ठीक है सर। yes. तो अगर मैं इसका एरिया, ये जो a1 है, ये टोटल एरिया मान लेते हैं, बिल्कुल, और आपने बोला था कि जो काट के निकालेंगे उसको माइनस कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने इसको a2 मान लिया, हाँ, इसमें हमने काट दिया इसे, तो इसको मैंने माइनस लिख दिया, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है सर। और ये मेरे पास a1 माइनस a2 आ जाएगा, और इसको अपने लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर की फॉर्म में अगर लिख दें तो इससे भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं इस पहले क्वेश्चन का और टाइम दे दूं, तो जैसे पहले सर हम लोगों ने जो बेसिक फॉर्मूला बनाया था ना, अगर उसी को थोड़ा सा अपन और अच्छा कर दें तो बच्चों का बहुत ही शानदार भला हो जाएगा। देखो कैसे, कि जैसे मैं बात करता हूं आरसीएम की, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था m1 r1, ये जो, और मैं लिखूं यहाँ पे देखो m1, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो एक थोड़ा और ऐड कर दूं m2 r2, ये आपका एक निकाय बन गया m1 और m2 का, ठीक है। अब गणों का निकाय है, या कोई मान लो सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, कोई छड़ है, कोई प्लेट है, या कोई मान लो हमारे पास एक आयताकार, या कोई हमारे पास एक कोई चक्ति है, कोई रिंग है, या कोई हमारे पास एक ठोस गोला है, ठीक है, उसका अपन कोई पोर्शन काट के अलग करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो वहां पर देखो मैंने बताया था आपको प्लस माइनस, मैं कर दूं यहाँ पे m3 r3 अपॉन ये प्लस माइनस आपका m3 आ गया। अब जो आपने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, मतलब इसी में उसको समाहित करने की कोशिश करूं, तो देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, ध्यान सुनना। मास का डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ते हैं वो 3 तरह से होता है, या तो लैम्डा के फॉर्म में, या आपका सिग्मा और रो के फॉर्म में। अच्छा, मतलब या तो लीनियर डेंसिटी होगी, सब पे ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला सब पे काम कर जाएगा। तो मान लो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उस समय इसको अपन कैसे लिख देंगे, λ1, ठीक है, λ1 ठीक है, λ2 इस रूप में, हटाने वाले को तो कर दो माइनस, जोड़ने वाले को कर दो प्लस। और अगर आप इसमें सिग्मा यूज करते हो तो आप जानते हो सिग्मा वाले में, आप जानते हो सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया। तो मास कितना, सिग्मा इनटू ए, सिग्मा को अपन मानेंगे कांस्टेंट, तो आप इसी को बदल दो पूरे को, a1 r1 प्लस a2 r2 प्लस माइनस a3 r3। मतलब अगर माइनस होगा तो उसको माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, अगर काट के निकाल दिया गया तो मतलब माइनस मानना है, बिल्कुल, और अगर जोड़ दिया गया है तो उसको प्लस करना, मतलब जैसे नंबर जोड़ते हैं वही है ना, बस बिल्कुल वैसे। पर बस ये है कि r1 क्या है, r2 क्या है, r3 क्या है, वो जो भी पार्ट आपके हैं उसका खुद का जो अगला अपना खुद का स्वयं का सेंटर मास होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे।
इनको आपको ढंग से ट्रीट करना पड़ेगा। और नीचे मास भी आप उसी रूप बदल लेंगे, मान लेमडा के रूप में लेमडा 1 उस रूप में आ जाएगा, और अगर सिग्मा के रूप में सिग्मा 1 यानी मास तो किस एरिया के प्रोपोर्शनल है आपका A1 A2 A3 आ जाएंगे प्लस माइनस। और अगर ये डेंसिटी के रूप में है तो सारे मास वॉल्यूम से रिप्लेस हो जाएंगे, मालूम से रिप्लेस कर दे। तो वहां पे जैसे मैंने A1 लिखा तो वहां पे अपने लोग लिख लेंगे B1 R1 हाँ B1 R1 V2 R2 प्लस माइनस B3 V3 R3। इस सब पूरे लेक्चर पे आप इसको आराम से ला सकते हो, पूरा का पूरा टॉपिक ऐसे चलेगा। तो इस क्वेश्चन में तुमने बहुत कुछ कई कॉन्सेप्ट सीख लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन सारों को वहां पे काम में लेना है। ठीक है, तो बढ़े आगे। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन है उस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं सेकंड। पटेल सर आप इस पे थोड़ा सा नजर डालें। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला, ए सेल ऑफ मास 5m एक्टेड अपॉन बाय नो एक्सटर्नल फोर्स एंड इनिशियली एट रेस्ट burst into 3 fragments of mass m, 2m and 2m respectively. The first 2 fragments move in opposite direction with velocities of magnitude 2b and b respectively. The third fragments will be. ठीक है, तो अब सर इसमें देखो हमारे क्या दे रखा है कि मास हमें दे रखे हैं और ये और टोटल मास हमें दे रखा है 5m। यस ठीक है, अब इसमें सिंपल सा बोल दिया कि नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, नहीं है, तो अब हम लोग एक तरीका लगा सकते हैं, कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं इसको बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखो बोल क्या रहा है, आगे पढ़ते हैं। ये बोला फर्स्ट 2 फ्रैगमेंट्स, मतलब पहले दूसरे की बात कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। बिल्कुल, ये अपोजिट हाँ, और उनकी वेलोसिटी हमें दे रखी कितनी 2b और b दे रखी है, तो थर्ड वाले की लिए निकालनी है। बिल्कुल, तो पेश हल करता हूं आपके लिए। एक सर एक डेटा यहाँ ध्यान रखना, ये लो ठीक है, डेटा हम आपको हेल्प कर देंगे, आप तो लिखो। तो अब जैसे अपने लोग बात करते हैं, 2 बोल दिए, 2 पार्टिकल अपोजिट चल रहे हैं। बिल्कुल, तो एक को अगर मैं ऐसे इजीली मान लूं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। यस ठीक है, और इसका जो अपने लोगों को मास दिया गया पहले वाले का, इसको अगर मैं मान लूं m और इसका मास मान लेता हूं मैं 2m। बिल्कुल ठीक है सर, और इसकी हमें जो स्पीड दे रखी है, जो ये इसका दे रखा है 2b, उसका भी और इसका भी दे रखा है। बिल्कुल ठीक है, और तीसरे वाले को हम लोग जनरल मान लेते हैं कि तीसरा वाला जो है वो कहीं इधर जा रहा है। बिल्कुल, उसके बाद देख लेंगे, उसके बाद बात कर लेंगे। ठीक है, तो इनिशियल तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, वो रेस्ट में था। हाँ, तो पीआई जो मतलब इनिशियल मोमेंटम होगा जीरो लिख लेंगे उसे। बिल्कुल, तो अपने लोग लिख लेते हैं इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अपने लोग लिखें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस, मतलब संवेग वाला रूल लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, तो अगर मैं लिख देता हूं P इनिशियल और ये क्या होगा P फाइनल के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है सर, और ये हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंटम या जो संवेग है वो क्या है, वेक्टर है। तो मैंने इसे वेक्टर मान लिया। बिल्कुल, ठीक है, वेक्टर का निशान लगा दिया, तो ये तो जीरो है ही। बिल्कुल, तो ये तो जीरो लिख दिया। अब इसको हम लोग शॉर्ट में, अगर मैं अब इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। तो इसको अपने लोग मान लेते हैं आई कैप इधर, और इसके अपोजिट चल रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। और इसके बारे में पता नहीं, इसको तो हम लोग P3 मान। बिल्कुल, ठीक है सर, ये P3 हो जाएगा। P3 वेक्टर मान लिया, देखते हैं क्या आता है ये जो भी है। तो अगर मैं पहले वाली की बात करूं तो ये 2m और b आई कैप आ गया, सिंपल सा। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब ये अपोजिट चल रहा है, तो अगर आपने वेक्टर ले लिया तो फिर साइन उनका ध्यान ही रखना, जो भी जैसा दिया है साइन के साथ बिल्कुल रख देंगे इसको। तो ये m लिखा हमने, ये 2b लिखा, और यहाँ माइनस आई कैप आ गया। और थर्ड को आपने माना P3। थर्ड वाले का कुछ पता नहीं है, जो अननोन है उसके बारे में हम लोग कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये P3। तो अब सर इसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये खत्म हो गया, यहाँ से देखो दोनों इक्वल है, खत्म। हाँ, ये तो कैंसिल हो गया। मैं इसको लिख दूं, अब आपकी हेल्प कर दो थोड़ी सी। P3 बराबर तो P3 हमारा जीरो आ गया। जब इसका संवेग जीरो है तो वो तो रेस्ट में रहेगा, तो मतलब ये चलेगा ही नहीं, मास तो कुछ जीरो हो नहीं सकता। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर सर है इसका B एट रेस्ट, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा यस थर्ड, B एट रेस्ट, मतलब ये हमेशा विराम में रहेगा। तो इसमें सुंदर सी बात ये थी कि आपको पहले देखना है कि सिस्टम कैसे था, रेस्ट में था। सिस्टम रेस्ट में था, और जो आप कभी भी देखते हो कि जो विस्फोट होता है वो हमेशा आंतरिक बलों की प्रेजेंस में होता है, और एक सिस्टम के लिए आंतरिक बलों का नेट हमेशा जीरो होता है। और जब सिस्टम में आंतरिक बलों का वेग, जब आपका नेट फोर्स जीरो होता है, तो हमेशा आप जो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम उसको अप्लाई कर सकते हो। और वो भी तो सिंपल सा सर ने कहा कि P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, आराम से इसका आंसर आपका थर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ, क्वेश्चन थर्ड देखो। थर्ड में आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3 kg एक्सप्लोड्स इनटू 3 इक्वल पीसेस, 2 of the pieces fly off into mutually perpendicular directions, one with a velocity of this and the other is velocity of this। 3 kg का ब्लॉक था,
दो इक्वल मास के पार्ट बने, उसमें से एक की स्पीड हमारे पास ये है, दूसरी स्पीड हमारे पास कितनी 4 है। तो पूछा आपसे कि इफ द एक्सप्लोजन अकर्स इन दिस टाइम इंटरवल द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड पीस इन न्यूटन इज। ध्यान करो, आपसे पूछा कि तीसरे पार्ट पे कितना फोर्स लगा, तो तीसरे पार्टिकल का कितना मोमेंटम चेंज हुआ, कितना उसका टाइम इंटरवल है। तो अब जानते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ फोर्स होता है मोमेंटम। बिल्कुल। तो इसको अपन देखें, सिंपल सा क्वेश्चन देखो हो गया आपका। उसमें सर किशोर सर ये बोल रहा है जो मास है वो तीनों इक्वल है, इक्वल, बिल्कुल तो एक डाटा हमें और मिल गया। बिल्कुल। तो इसको अपन चेक कर लें फटाफट, देखो। हाँ सर। तो आप मान लो ये कोई हमारे पास एक पार्टिकल था जिसका मास था 3 kg और इसका हुआ यहाँ पर एक्सप्लोजन, दो पार्टिकल बन गए, इसका मास आपका 1 kg और दूसरा भी कितना है आपका 1 kg और इसकी स्पीड जो पहले की है 3i केप और इसकी है आपकी 4i केप, 4j केप, 4 j केप, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया 3i केप, इसका मोमेंटम हो गया 4j केप हो गया, दोनों आपस में म्यूचुअली हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 3i केप प्लस 4j केप। तो अगर मैं थर्ड पार्टिकल, अभी जैसे अपन पहले पटेल सर डिस्कस कर रहे थे, तो इसका P1 है, ये P2 है, और आप जानते हैं इनिशियल रेस्ट में था, तो अपन उसी को डायरेक्ट लगा दें कि P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो आपने कहा कि P इनिशियल तो 0 था, इसलिए मैं इसको लिख दूं P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P3 हमारे पास कितना है, देखो P3 हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ P1 प्लस P2, और आपको ये भी मालूम है दोनों का नेगेटिव हो गया, दोनों का नेगेटिव हो गया, दोनों को प्लस नेगेटिव कर दो, तो माइनस का 3i के प्लस सॉरी माइनस का 4j के, ये है तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम आ गया, बाद का मोमेंटम, बाद का आ गया, विस्फोट होने के बाद मोमेंटम है, और उसका विस्फोट से पहले कितना था, 0 था, वो तो 0 था क्यों, रेस्ट पे था, बिल्कुल। तो अब हमसे पूछा कि उस थर्ड वाले पे कितना फोर्स लगा, तो उस थर्ड वाले पे फोर्स निकालना है, तो उसका कितना मोमेंटम चेंज है, और अपॉन आप टाइम से कर दो डिवाइड, मतलब ये आपने न्यूटन से सेकंड लॉ लगा दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, इसमें से कर दो, मैं टाइम को डिवाइड कर दूं बस, ये देखो आप सिंपल, ये हमारा है तीसरे पार्टिकल मोमेंटम और फाइनल है, ठीक है, और पहले कितना था 0 था, तो अगर मैं इसमें से 0 घटाता हूं तो 0 यही बचेगा, बिल्कुल, माइनस का 3i के माइनस का 4j के अपॉन 10 टू पावर माइनस 4 सेकंड, ठीक है सर। ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। हाँ, अब इसका मोड निकालना है आंसर के रूप में, हमें अगर इसको लिखेंगे बिल्कुल, तो आंसर हमें जो दे रखा है ना सर, ये घात जो है ऊपर जाएंगे, बिल्कुल, तो इसको अपन ऐसे कर दें, माइनस का 3i के माइनस का 4j के इनटू 10 टू पावर 4 न्यूटन। हाँ, ये इसका आंसर किस रूप में है, देखें आंसर सर इसका है वेक्टर में है। हाँ, तो आंसर कौन सा आ गया अपना 4, बिल्कुल 4 हो गया। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न, देखो इसमें आपने COLM भी अप्लाई कर दिया, तो साथ में किसी एक पार्टिकल पे आप फोर्स भी पूछ लिया, तो बहुत सुंदर सा एक प्रश्न बन गया, और सुंदर सा अपन एक एक्सप्रेशन भी आपको दे दिया है कि मतलब वहां न्यूटन का जो रूल लगाया आपने, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है बच्चों, बिल्कुल इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, पर ये वेक्टर फॉर्म में है, ये आप ध्यान रखते हैं। अच्छे बच्चे, आप बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है फोर्थ, तो पटेल सर आप डिस्कस करें इसमें। तो ये बोला ए दिवाली रॉकेट इजेक्टिंग 0.4 kg ऑफ गैसेस पर सेकंड at a velocity 400 मीटर पर सेकंड, द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट। तो देखो बच्चों, इसमें जो हम लोग से बात करें ना, देखो हर जगह तो अपन लोगों ने अभी जो डिस्कस करा था उसमें मास कांस्टेंट था, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें एक चीज दे रखी है, ये केजी ऑफ गैसेस पर सेकंड चल रहा है, बिल्कुल सही है, और वेलोसिटी मगर इसमें हमने कांस्टेंट दे रखा है। तो अगर मैं अपने बात करें तो F इक्वल टू हम जो लिखते हैं वो क्या लेके चलते हैं हम लोग, dp बाय dt लेके चलते हैं, बिल्कुल, और p को हम लोग mv मानते हैं, बिल्कुल। अगर इसको मैं बेसिक अपने लोग लेके चले तो m इंटू v इंटू dt, और इसमें अपने लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगा सकते हैं। भी पटेल सर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है कि वास्तव में जो रियल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, हाँ, ये वही है। हाँ, मतलब आप जैसे आप लोग बात करें तो कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में जो फोर्स अपन निकालते हैं, फोर्स का वास्तविक फॉर्मूला बन गया। अब देखो अपन जानते हैं m कांस्टेंट है कि v कांस्टेंट है, दोनों वेरिएबल है, जैसे भी होता है वो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार अपन काम ले लेते हैं, बिल्कुल। आप इसको एक बार अपन लोग अगर बेसिक से सर बात करें तो इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के तो सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो पहले फंक्शन को ऐसे रख लेते हैं, और ये dy dt, सही है सर, बिल्कुल। और फिर अगर मैं इसको दूसरे वाले को ऐसे लिख लेता हूं तो ये dm by dt हो जाएगा, बिल्कुल। तो मतलब ये अपना सही बन गया फॉर्मूला, ठीक है। इस प्रश्न में सर कांस्टेंट क्या लग रहा है आपने को,
तो कांस्टेंट तो इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मेरे हिसाब से ये 0 जाना चाहिए। हाँ ये 0 हो गया, बिल्कुल बढ़ो आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास जो अब एफ आ गया वो हमारे पास क्या बन गया, बी डीएम बाई dt बन गया। बिल्कुल ठीक है, अब हमें बी कितना बोल रहा है, इसमें दे रखा है 400 एसआई में है, कुछ चेंज भी नहीं करना। और ये हमें कितना दे रखा है 0.05। तो इसको सीधे लिख देते हैं। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 पॉइंट तो हटा दो इसमें से, हाँ। ये आपका हो गया 20 न्यूटन आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। बिल्कुल आपका आंसर हो गया सेकंड आंसर आ गया। बढ़े आगे। सही है। ओके, अपना क्वेश्चन 5th क्वेश्चन नंबर करो, इसको चेक करो सर। ये भी रॉकेट वाला क्वेश्चन ही है। हाँ रॉकेट वाला है ये। अब हम लोग अगर इसकी बात करें, ये बोला है इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स फ्लाइट रॉकेट इजेक्ट 1/60 ऑफ इट्स सेकंड मास विद वेलोसिटी और 2400 मीटर पर सेकंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। देखो सर, अब इसमें जो क्वेश्चन है ना, अब इसमें हम लोग अपने बात करें, ये फर्स्ट सेकंड है। बिल्कुल सही है सर, 0 से 1 सेकंड। हाँ 0 से 1 सेकंड, और ये डेल्टा टी मास 1 सेकंड। डेल्टा टी। बिल्कुल ठीक है, तो Yes. अगर मैं बात करूं तो ये अपने डेल्टा टी कितना आ गया, ये हमारे पास 1 सेकंड 1 मानेंगे। सेकंड। और ये हमें बोल रहा है डेल्टा एम मास, ये कितना दे रखा है 1/60। 1/60। और अगर टोटल मास मान लेता हूं मैं m नॉट, तो Yes. m नॉट बाई 60 लिख सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं अगर इसमें बात करूं तो मतलब अगर इसको रेट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं कि डीएम जो भी चीज है उसको टाइम से डिवाइड कर दें। सही है। तो अगर मैं इसको डीएम बाई dt कर दूं, मतलब तो ये पर सेकंड आ गया, या तो इसे पर सेकंड बोलूं या मैं बोलूं 1 सेकंड में कितना निकल रहा है। यस तो ये कितना हो जाएगा m नॉट बाई 60। सही है सर, अच्छा टाइम 1 सेकंड है, टाइम 1 सेकंड ये है। इसकी रेट हो गई। हाँ तो ये रेट आ गई इसकी। बिल्कुल। अब ये वो जो भी फार्मूला लगाया था उसको लगा दें इसमें। बिल्कुल, और आपको इसमें पूछा क्या मेनली, एक्सेलरेशन पूछा है। तो बिल्कुल आप इसको हाँ अगर हम लोग f की बात करें तो लिखेंगे b dm बाई dt। यस। तो अगर b हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये 2400 और dm दिया हुआ है m नॉट बाई 60। बिल्कुल। तो अब देखो सर, यहाँ तो अपने लोगों ने सही कर लिया, ठीक है। अब अगर हमारे बात किसकी हो रही है, इसमें एक्सेलरेशन या आप लोग बोले त्वरण, ये पता करना है। तो f को मैं m लिख सकता हूँ, m नॉट है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, पहले इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। तो ये तो आ गया 40। तो f इक्वल टू जो हमारे पास बना वो 40 m नॉट बन गया। यस यस। और ये इनिशियल अपने लोगों ने मास माना था, तो इसको अपने लोग m नॉट इंटू a 40 m नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल। तो a कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल, मीटर भी लिख देते हैं पर सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो तो इसका आंसर हो गया आंसर हो गया थर्ड। ठीक है तो एक बार सब चेक कर लो इसका आंसर सही है क्या। हाँ सर, बिल्कुल। आंसर 40 आ रहा है पर सेकंड स्क्वायर। 40 पर मीटर सेकंड स्क्वायर। सही है सर। ओके, तो बड़े अपन अगले क्वेश्चन में आगे बात करते हैं आ लोग। जाते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग carries a string with blocks of mass m and 3m attached to its ends. The masses of string and pulley are negligible. When the system is released, its center of mass moves with what acceleration? तो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन मैं समझ गया इसको। एक बार क्वेश्चन सर हम लोग, मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए आप। जो मैं बच्चे मोस्टली क्लास में पूछते हैं ना, बिल्कुल, हाँ। कि बच्चों के दिमाग में होता है कि जैसे ये पुली वाला सिस्टम है, हाँ हाँ तो जो पुलिस सिस्टम में जो बच्चों का जो मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, वही तो वो सोचते हैं कि यही सेंटर ऑफ मास का सेंटर एक्सेलरेशन, मास का है, जबकि वो सेंटर ऑफ मास का चलो एक्सेलरेशन। आपने इस बात को मेरे को बताया, तो मैं इसमें फिर जो बच्चे कंफ्यूजन है उसको परमानेंटली और कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है वो सारा इसमें अपन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक रिजिड एंड है और हमने यहां से कोई पुल्ली से 2 ब्लॉक है वो बांध रखे हैं। ये मास मान लीजिएगा m1, ये मास है m2, और अपन ऐसे मान लें कि m1 का वैल्यू यहाँ पर m2 से बड़ा है। ठीक है सर। तो अभी मान लो इसको अपन ने रेस्ट में किया हुआ है, जैसे इसको अपन रिलीज करेंगे तो मालूम है हम लोगों को कि m1 जो है इसका वेट ज्यादा होगा, m2 का वेट कम होगा, तो निश्चित रूप से m1 नीचे मूव करेगा और ये ऊपर मूव करेगा। क्योंकि दोनों या जो पुली है वो फिक्स्ड है, फ्री टू मूव नहीं है। हाँ। दूसरा दोनों ब्लॉक कैसे जुड़े हुए हैं, एक स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग। दोनों की एक्सेलरेशन है उनके मैग्नीट्यूड भी कैसे होंगे, हमेशा बराबर equal होंगे। ये बात भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब दोनों के फॉर्मूले बना करके अब ये कितने से ऊपर जाएगा, ये कितने से नीचे आएगा, इसका सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो सबको फॉर्मूला याद होता है। ये होता है आपका मोर माइनस लेस m1 माइनस m2 अपॉन टोटल मास इनटू जी। पर ये किसका त्वरण है सर,
ये ब्लॉक का त्वरण है, ब्लॉक का त्वरण है, सेंटर ऑफ मास का नहीं है। बिल्कुल, यही मैं बोल रहा था। यस यस, इसमें m1 का तो है डाउनवर्ड, m2 का अपवर्ड, दिशा भी इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, क्योंकि देखो अब ये तो अपन ने कर लिया, ये तो अपन ने कर लिया, पर अब मैं इसी में जैसे अपन यहाँ त्वरण के रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन बनते हैं। सर ने कहा एक तो यहाँ बहुत केयर करनी है, पूछा क्या जा रहा है, पूछिए आंसर कुछ दे रहे हो तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। और पेपर मोस्टली सर ये इस तरह का ऑप्शन दे रखा होता है, पहला ऑप्शन ही होता है। हाँ, तो बच्चा सोचता है कि यही आंसर है। तो एक तो बात हो गई। दूसरा आपसे पूछता है कि इसका सापेक्ष त्वरण क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है। तो रिलेटिव तो आप जानते हो, ए रिलेटिव, मान लो मैं इसको ऐसे कह दूं, ये आपका 1 है 2 है, तो आपसे पूछा कि 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको ऐसे करने वाला हूं a1 माइनस का a2, वेक्टर फॉर्म में आपको करना पड़ेगा। तो a1 हमारा किस तरह से, मान लो इस a1 को ये नेगेटिव में है, वैल्यू आपने पुट कर दी, a2 की वैल्यू पुट कर दी, तब आप इसको सोल्व कर सकते हो। या फिर आपसे पूछा है सेंटर ऑफ मास का त्वरण, तो अभी हमने पीछे आपसे कहा था कि ACM, और उसका फॉर्मूला अपन क्या लिखने वाले हैं, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो पूरी संभावना इसमें 3 प्रश्न बनने की है। क्यों सर? या तो एक पूछेगा इसका सापेक्ष त्वरण पूछ लिया, या पूछा आपसे सेंटर ऑफ मास का त्वरण पूछ लिया। और इस क्वेश्चन में सर सेंटर ऑफ मास का ही पूछा गया। बिल्कुल, ये बोला ना कि द्रव्यमान केंद्र किस त्वरण से गति करेगा। अब अपन इसमें इस क्वेश्चन बात कर लेते हैं सीधे। हाँ सर, इसको अपन कर दें अभी डिलीट। तो देखो अब सीधे हमारे पास मास कितने, m और 3m। तो इसका a कितना हुआ, इंडिविजुअली कितना हुआ, मोर माइनस लेस, 3m माइनस m अपॉन टोटल मास हो गया इसका 4m इनटू आपका g, ये आपका 2mg अपॉन 4mg, तो g/2 आ गया। g/2 क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड का अपना खुद का निरपेक्ष त्वरण है। दोनों कैसे नीचे ऊपर जा रहे हैं वो इसके त्वरण आ गए। अब सापेक्ष पूछिए तो देखो ये एक तो नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो आप जानते हैं जब ये दो वस्तुएं साथ समान दिशा में गति करते हैं, आप सापेक्ष निकाल दो, डिफरेंस करते हैं सर, डिफरेंस करते हैं, और दोनों कर रहे हैं वो अपोजिट, पास आना दूर, तो अपन ऐड करते हैं, और यहाँ दोनों दूर जा रहे हैं तो अपोजिट चल रहे हैं, तो दोनों ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब हम लोग सर इसमें क्या एक क्वेश्चन और ना जो इसमें पूछा गया वो बोला है द्रव्यमान केंद्र किस त्वरण। अब उसमें अपन आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है इस पे अपन फोकस करते हैं, ये आपका ACM। तो सीधे अपन वैल्यू पुट करेंगे m1, जैसे हमने, अब थोड़ा सा ध्यान कर लें भाई गलती ना हो जाए इसमें, वो डायरेक्शन शो कर लेते हैं हम लोग। ये पहला हमारा है मान लो m, तो इसका सॉल्यूशन वापस एक बार मिटा दो, देखो मैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ होती ही तो फिर अपन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मास था हमारा m, और ये है मास 3m, इसका सॉल्यूशन तो है आपका नीचे, और उसका है, और इसका है ऊपर की तरफ। इसको मैंने कहा 1, इसको मैं कह रहा हूं 2। ठीक है सर। हाँ, एक बात बटे सर, एक प्रश्न करने से पहले बात और बनता है, सेंट्रो मास के प्रश्नों में जब भी प्रश्न करें ना, तो कितने उसमें पार्टिकल है उनकी अच्छे से पहला स्टेप है कि उसको नंबरिंग करा दो। ठीक है, उसमें m1 कितना है, r1 कितना है, उसका v1 कितना है, v2 कितना है, उनको ढंग से पहले देख करके फिर क्वेश्चन करा करो। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, तो सर इसमें क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार ये लिख देना, a जो है यस सर g/2 है, ये बिल्कुल, हाँ इसका ये हो गया आपका, ये भी g/2 है, g/2 है, और वो है नीचे और ये ऊपर। अब वैल्यू पुट करते हैं। इसमें जो अपने लोगों ने अभी लिखा है, यस ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड है। अगर आप अपने लोग डायरेक्शन लेंगे तो हाँ, ये प्लस j कैप, ये माइनस का j कैप, माइनस j कैप हो जाएगा। यस यस, तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो इसको हम लोग j कैप मान ले रहे हैं, और इसको माइनस j कैप मान ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट आपका था m1a1, तो m तो कितना सर m, और इसका सॉल्यूशन कितना है ऊपर की तरफ, तो g/2 और वहां पे j कैप प्लस उसका मास 3m, पर वो नीचे है तो माइनस का g/2 j कैप अपॉन टोटल मास इसका हो गया 4m। m को तो कॉमन लेके मैं उड़ा दूं। हाँ सर, ठीक है। अब देखो ये अपने यहां है 3/2 माइनस का, ठीक है, यानी ये तो है 1.5 और ये है आधा बचा, तो 1.5 में से आधा गया तो आधा, पर नेगेटिव है, 1.5 में से आधा तो 1 बच गया, तो 1/4 तो 1/4 आ गया। देखो 1/4, तो माइनस का g/4 j कैप, ये आ गया। सही है, सही है। तो अपना आंसर इसमें g/4, और ये इसमें बिल्कुल जो पूछा गया सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया, मान पूछा गया, परिमाण पूछा गया, इसका आंसर आप टिक कर देंगे g/4। तो देखो हमने इसमें सारी संभावनाएं आपको बता दी है, उसके अलावा प्रश्न इसमें तो नहीं पूछेगा।
इससे बचेगा ही नहीं क्वेश्चन, बचेगा नहीं बिल्कुल। आपने जो बता दिया ये वाला जो तरीका आपने बता दिया ये बहुत बढ़िया बता दिया कि मतलब इसमें g/2 हमें जेकब में ले जाना है और इसको माइनस में। बच्चों का सर आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारे बच्चे किससे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये दोनों एक साथ एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारे पास 0 आएगा, वो माइनस कर देते हैं। जबकि हमें क्या रखना है, ये वाला जो सर ने फार्मूला बताया है इसमें आपको जो ए लिखना है या बी लिखना है या जो आर वेक्टर, तो उसमें सब वेक्टर के साथ ही रखना है और प्लस एक माइनस वो ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं, फिर आंसर आपका आ जाएगा। यस, तो बढ़े आगे। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका 7th, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाँ, तो ये बोला है 3 bricks each of length L, mass M are arranged as shown from the wall. The distance of center of mass M of the system from the wall. तो सर जो आपने पहले तरीका बताया था ना, पहला क्वेश्चन जैसा हमने बताया था कि एक्सियम जो है हमारे पास, तो उसको हम लोग लगा लेते हैं इसमें सिंपल। हाँ, इसमें एक बात और है सर, देखो अक्सर क्या होता है कि जो सेंटर पास में हमसे ये पूछता है कि कोऑर्डिनेट्स निकालेगा, तो ये तो क्वेश्चन में लैंग्वेज देखो आप, इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दीवार से दूरी, तो दीवार से जो दूरी है ना वो ओनली एक्स एक्सिस वाली है, एक्स एक्सिस वाली पूछी गई है, इसका मतलब अपने ओनली एक्सियम पर डिस्कस करना है। एक्सियम तो मैं एक बार पुनः है जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं बात को, वापस देखो जीरो से इसलिए कर रहा हूं कि मैंने अभी बीच में हम डिस्कस कर रहे थे मैं और सर कि जब हम लोग यहाँ क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सबसे पहला आपका स्टेप बनता है जितने उसके कंपोनेंट हैं या अवयव जो हैं उसकी नंबरिंग कर डालो। हमारे पास कितनी छड़े सर? 3 है, तो ये मान लो 1 है, इसको मान लो मैं यहाँ पे 2, इसको मान लो यहाँ पर 3। तो इसका सेंट्रल मास कहाँ है? यहाँ। इसका सेंट्रल मास यहाँ, और देखो इसको अपन ने कितना शिफ्ट कर रखा है? L/4। तो ये यहाँ से कितना सेंट्रल मास शिफ्ट हो चुका है? L/4। ये इसका सेंट्रल मास है, जिसमें इस वाले के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट आपका ये बनेगा, इस वाले कोऑर्डिनेट ये बन गया। तो m चूंकि 3 समान छड़े हैं, मास समान दे रखा आपने को, उसका मास m हो जाएगा। तो जैसे अपन नंबरिंग के हिसाब से करेंगे तो m1 हमारा कितना m हो गया, m2 हमारा कितना हुआ m हो गया, m3 हमारा कितना m हो गया। इसका x1, इसका x2, इसका x3 ये भी हमको बहुत जल्दी आनी चाहिए इसमें। तो सर x1 कितना हुआ? L/2 हो जाएगा। L/2 आप सर लिखें इसको x1 को, मैं लिख देता हूं सर। यस, ये L/2 हो गया और x2 कितना हुआ? ये यहाँ पे तो ये L हो गया, बिल्कुल इसको भी आप नोट कर लें, L हो गया। और x3 ये L/4 है, यहाँ तक L है, जोड़ दो, 1 + 1/4 तो 5/4, 5 L/4 हो गया, बिल्कुल 5/, तो ये तो सर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सब आ गया, अब सब कुछ हो गया, अब सब कुछ हो गया जो आपने तरीका बताया तो फॉर्मूला है। हाँ आप एक बार लगा के सॉल्व कर लीजिए। अब देखो मैं स्पेस खाली कर दूं सर आपके लिए, आप इसी कैलकुलेशन कर दो फटाफट। तो अब अगर हम लोग अब तो याद ही होगा वैसे कि सारे मास तो इक्वल हैं, और सबके अपने जो x1 x2 x3 हमारे पास 1 L/2 L और कितनी होगी 5 L/4। सीधे आप इसमें मैं इसको खटाखट कर दूं देखो आपके लिए। तो एक्सियम हमारे पास कितना, देखो m मास तो बराबर है, ठीक है, m × L/2 सब i में ही है, तो हटा दो उसको, जोड़ दो ऐसे ही। तो m × ये आपका हो गया L प्लस ये हो गया m × 5 L/4 और अपॉन मास है आपका 3m। m को सर को मैं यहां से कर दूं, कैंसिल हो गया ये, कैंसिल। तो अब हमारे पास रहा नीचे तो 3, ऊपर देखो हमारे पास, देखो L को तो ले लूं कॉमन यहाँ पर, तो 1/2 + 1 + 5/4 अपॉन 3। इसका देखो एलसीएम कितना हुआ 4, तो 2 + 4 2 + 4 6 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 11 अपॉन 11/3 नहीं, थोड़ा वापस चेक करो, दोबारा चेक करते हैं जैसे। हाँ ये एलसीएम अपना 4 है ना, तो 11/12 आएगा ये। हाँ 11 नहीं, वापस चेक करते हैं पूरा, अपन देखो हाँ। अपन इसको लिख लेते हैं सर, जल्दी क्यों करें अपन, देखो हमारे को बाहर थोड़ा जाना है इसको, अपॉन 3 है, 11/12 एल से लिया है मैंने 4, तो ये आपका 2 + 4 + 5, तो 5 + 4 9 + 1 2 9 + 2 11 हो गया, तो 11 अपॉन 12 11/12 और L आएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है सर, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, हाँ इसका आंसर अपन चेक कर लेते हैं एक बार, देखो तो आंसर अपना ये है सर, दिया है ऑप्शन में, ये आंसर हो गया 4। बिल्कुल आंसर, और बहुत प्यारा प्रश्न है। और इसमें जैसे बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसकी मोटाई के बारे में हमसे कुछ बात करी नहीं, यस दे रखी नहीं है, तो उसको नेग्लिजिबल मानना है, नेग्लिजिबल ही मानना है। हाँ बाय द वे मान लो आपने मोटाई दे दी, तो फिर हो सकता है सर आपसे ये पूछ ले, आपका वाईसीएम बन जाए, वाईसीएम भी पूछ सकता है, बिल्कुल वाईसीएम बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, जो आपने तरीका बताया था उससे सीधे बिल्कुल। तो बढ़िया आगे, यस सर, यस। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 8th, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो बिल्कुल, ये बोला ए टी शेप ऑब्जेक्ट विद डायमेंशन शोन इन फिगर इज लाइंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर, a force F is applied at point P parallel to AB such that the object has only the translation motion without
रोटेशन, फाइंड द लोकेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C। तो देखो बच्चों, इसमें एक चीज जो मेन कॉन्सेप्ट है जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि जो हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन है ना, वो रोटेशन मतलब उसमें रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम लोग को बात करना है। अगर मान लो कोई भी फोर्स हम लगा रहे हैं जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो, तो वो कहां लगाओगे आप? सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे, सिंपल सा बात है। बिल्कुल सर, इसमें जैसे अपन थोड़ी सी इसमें बात अच्छे से और कर लें। आपने बात शुरू करी, बहुत अच्छी लगी मुझे, मजा आया उसमें। देखो कि जैसे मान लो हमारे पास कोई रोड आई, इसको हमने रखा है स्मूथ सरफेस पर, ठीक है। और जब रोड है इसका मास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका कहीं सेंटर मास है, ठीक है। और सेंटर मास की जो गति है वो मेनली अपन डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटिव मोशन को डिफाइन करने में काम आती है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हम इस बॉडी पर कौन से बिंदु पे फोर्स लगाएं जिससे कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो करे। वो लोकेशन क्या होती है? वो सेंटर ऑफ मास होता है, वो सेंटर ऑफ मास होता है। बिल्कुल। हाँ, अगर सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो इस पे बल आघूर्ण भी लग जाएगा और जिससे ये उस पे रोटेशन भी आ जाएगा, मतलब घूमने की प्रवृत्ति इसमें आ जाएगी। पर क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल मना कर रहा है, बिना घूर्णन के केवल गति का रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या करते हैं, सिंपल सा सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है सर। तो इसको अपन लोग अगर सॉल्व करें तो इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं। बिल्कुल, पूछा भी अपने को ना सी के सापेक्ष, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा, ठीक है, ये मान लिया। तो अगर मैं इस वाले रॉड की बात करूं, अब इसमें जो हमारे पास शेप दी गई है वो एक सेम रॉड मतलब दिया गया है कि बिल्कुल सेम डेंसिटी की है। तो अगर इसका मास मैं m मानूंगा तो इसका 2m मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे यही लिख लेता हूं सर, ठीक है। ये तो मास इसका m होगा, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब इंडिविजुअल जैसे आपने बता दिया कि जितने पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें दो रॉड हैं, तो दोनों अलग कर लेता हूं। कर लो आप इसकी, इसको 1 2 मान लीजिए। हाँ, इसको मैं मान लेता हूं 1, कोई दिक्कत नहीं, 1, और इसको मान लेता हूं मैं 2। फिर आपने बोला इसका अलग मास हो गया। अब इसका अलग सेंटर मास लिखना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इसका अलग सेंटर मास लिख लिया, तो इसका तो आ जाएगा L, और इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूंगा तो 0, L। बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी बात करेंगे तो हमें सिर्फ बाई एक्सिस पे लिखना है ये। बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा? 0,12 आ गया। सही बोला मैंने? बिल्कुल। हाँ, जो आपने तरीका बताया वैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हमसे बोला है पॉइंट, तो मतलब बाई एक्सिस में हमें बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लोग अगर बाई सीएम की बात करें तो ये क्या लिखूंगा मैं? m1 यस बाई 1 m2 बाई 2 अपॉन m1 प्लस m2। एक सर आपने जो बताया था कि मतलब जो अगर ऐड हो रहा है तो हमें प्लस करना है। यस। और अगर नेगेटिव उसको तो हाँ, या तो ओनली दे रखा है अपने को, तो ऐड भी नहीं करना और सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना। तो इसी फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे, अपने काम में ले लेते हैं। तो पहले कितना हो गया ये 2m यस और l इनटू l प्लस m इनटू 2l अपॉन 3m आ जाएगा। यस बस हो गया। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। m को तोड़ाओ, m तो m कैंसिल हो गया सर। तो ये 12 हो गया 4l, तो 4l अपॉन 3 4l अपॉन 3। बिल्कुल, इसका आंसर हो गया फर्स्ट हो गया। फर्स्ट 3 की है, थोड़ा सा l है ना, बाकी सब तो l कर रखी है, उसकी ये भी l है, ये सारे l है ऑप्शन में, ठीक है। ये आ गया 4l/। तो देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बहुत खास इसकी वजह क्या है, आपसे बोल रहा है कि एक बल F कहां लगाएं जिससे कि वस्तु सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन शो करे। इसमें ये लिखा नहीं कि सेंटर ऑफ मास आपको ज्ञात करना है, पर पूछा घूम फिर वहीं पर ही है। क्यों, हमारा जो गुरु नीति का मेन पर्पस है यही है कि कोई कॉन्सेप्ट आपका बचे नहीं। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, आप छोड़ नहीं सकते इस चैप्टर में कोई टॉपिक। तो बड़े आगे। हाँ सर। तो क्वेश्चन आपका आ गया 9th की बात करते हैं। बिल्कुल सर, इसको भी आप डिस्कस कर सकते हो आराम से फास्टली। ये बोला है सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल 10 20 30 kg एट 0,0 ओरिजिन पे दे रखे हैं। हाँ, एक सर इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बात करूंगा बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। बिल्कुल सर, आप इसको करें, ठीक है। फिर ये बोला वेयर शुड ए पार्टिकल ऑफ मास 40 kg बी प्लेस्ड सो दैट कॉम्बिनेशन सेंटर ऑफ मास विल बी एट 3,3,3। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग कैसे करते हैं, हमें 4 पार्टिकल दे रखे हैं, ठीक है। उसमें 4 पार्टिकल दे रखे हैं, तो उसमें 3 का तो हमें लोकेशन पता है, और ये बोला जो चौथा हम कहां रखें जिससे हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो यस 3 आ जाए। तो जो 3 है इसको अगर मैं सर करना चाहूं तो ये तीनों को तो मैं यहां मान लेता हूं। बिल्कुल, ये हो गया 60 kg 10 20 और 30। इसको मतलब आपने बोला कि इनको एक कण मारेंगे तीनों जोड़ के। हाँ। तो ये तो आ गया 60 kg। हाँ। और ये कितना है 0,0 दे रखा है। बिल्कुल। अब ये बोला चौथा कहां रखें, तो चौथे के बारे में अपने कुछ पता नहीं, तो उसके वेरिएबल मानेंगे x y z। बिल्कुल बिल्कुल। तो चौथा मान लेते हैं
यहाँ पे ये x, y, z। देखो बच्चों ये हमने माना है x, y, z। आप ये मत बोलना कि हमने ये x हो गया ये y हो गया तो हमने x, y आएगा, हमने जनरल पॉइंट माना है, ठीक है। अब ये बोला इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं पे लाई होना चाहिए 3,3 पे। अपने लोगों ने ये 3,3 ये बना लिया, और ये जो हमें दे रखा है ये सर 40 kg दे रखा है। यस, तो अब अपने लोग वही वाला तरीका लगाते हैं कि x वाले के लिए लिख लेते हैं, हाँ, फिर तो y वाले अच्छा, इसमें आपने वो सेंटर मास दे दिया, हाँ निकाय का सेंटर मास दे दिया, पता है हमें। अच्छा, एक बात देखो, पहले ये 3 कणों का एक निकाय है, उसका आपको दे रखा है सेंटर मास, फिर चौथा कहां रखें ये मालूम नहीं है, ताकि इस नया सेंटर मास पूरे सिस्टम का कहां यहां आ जाए। क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल शानदार सही है क्वेश्चन सर। है। यस, तो अगर मैं एक्सीएम की कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं एक्सीएम लिख लेता हूं सर। यस, तो इसको अपने लोग m1 x1 लिखेंगे, m2 x2 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m2। एक बार फार्मूला लिख लेते हैं फिर बाकी सब डायरेक्ट। हाँ, अब इसको तो देखो बच्चों एक्सीएम हमें कितना दे रखा है 3, यस, ये तो हमने लिख लिया 3, और m1 हमारे पास कितना है 60, यस, और ये हो गया 0, 0, और m2 40 है, 40, x2 हमें पता करना है, यस, डिवाइड बाय ये कितना हो गया सर 100, 100, ठीक है। यस, तो ये अपना कितना बनेगा अगर x2 में x2 को x माना है, चलो ये कोई दिक्कत नहीं, x2 x जो x2 है इसको x माना है हमने, तो ये 3 × 100 डिवाइड बाय ये 40 आएगा, ये बना सर अपना। यस, तो ये हो गया कितना 30 अपॉन 4, 30/4, और इसको करते हुए कितना आता है 7.5, 7.5। बिल्कुल, ये क्या आ गया। तो अगर बच्चों जैसे हमें नीट में क्या होता है हमें टाइम बचाना होता है, बिल्कुल, तो अगर अपने लोग बात करें तो अगर ये x हम अब x तो सेम ही रखा तो y भी उतना ही है z भी उतना ही है, अब बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल जो ही है। कैलकुलेशन अपनी x सीएम से अपन ने x की निकाली है थर्ड वाले के लिए, तो वैसे ही y सीएम के लिए आएगा, वैसे ही z सीएम के लिए, इसलिए सभी का जो वैल्यू है वो कितना 7.7.5 ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखना क्योंकि हमें जो नीट में करना है हमें टाइम बचाना होता है, यस, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट होता है, क्यों सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक की अपन ने कैलकुलेशन करी, उसी को मान बाकी के इसका अपन आंसर टिक कर देंगे। ओके, बढ़े आगे। यस सर। ये आपका क्वेश्चन आ गया 10th। तो सर आप आ जाएंगे इधर एक बार। हाँ सर। थोड़ा आप इसको थोड़ा फास्टली अपन आगे बढ़ाएंगे ताकि समय थोड़ा सा कम हो जाए। तो अगला क्वेश्चन आपका जो बहुत शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास 4m व्हिच इज एट रेस्ट। तो एक पार्टिकल है, ये इसका मास है 4m और ये रेस्ट में है, इसलिए इसका अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी 0 है, इसका मोमेंटम भी कितना 0, ये सब आपको दे रखा है। अब कह रहा है व्हिच इज एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स। ये अचानक 3 पार्ट में टूट गया, और टूटना हमेशा होता है इंटरनल फोर्सेस के इफेक्ट में, इसलिए नेट फोर्स उनका 0 होता है। Two of the fragments each of mass m are found to move with a speed v each in mutually perpendicular direction। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दो पार्टिकल हैं, जिसके मान लो एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल आपका ये है, इन दोनों के मास कितने हैं, सेम है, स्मॉल है। तो जो तीसरा बचा उसका हो गया 2m। हाँ, तो तीसरा जो बचा उसका 2m हो गया। ये कह रहा है कि दोनों पार्टिकल स्पीड v से, इसकी स्पीड कितनी v है, इसकी स्पीड भी कितनी होगी आपकी v होगी। अब इसका मोमेंटम कितना हुआ m into v, इसका कितना मोमेंटम है m into v। ये mv और mv किस एंगल पे है, 90 पे, इसलिए इन दोनों का नेट कितना हुआ, √2 into आपका m into v हो गया। ठीक है सर। अब देखो अगर इसमें दोनों का नेट ये हो गया, तो थर्ड जो पार्टिकल होगा उसका p3, उसका भी इसके बराबर आएगा। तो मैं इसको ऐसे ही कर देता हूं, p3 इक्वल टू हो गया आपका √2 into m into v। अब p3 थर्ड वाले का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, तो p3 वैसे आप देखो मास कितना बचा, 4m टोटल था, mm अलग हो गया तो बचा उसका मास कितना, 2m बचा। मैं उसकी वेलोसिटी निकाल लूं, मान लो v3, तो ये आपका हो गया देखो √2 into m into v। m से m को अपन यहां करते हैं छूमंतर, तो हमारे पास v3 कितना आया, ये आ जाएगा v/√2। वेरी गुड। तो इससे हमने देखा ये v3 हमारे पास है v/√2। अब देखो हमारे पास पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, सब के बारे में हमारे पास जानकारी आ गई है। ये पहला पार्टिकल मास m है, वेलोसिटी v है, दूसरा पार्टिकल मास m, वेलोसिटी v है, दूसरा थर्ड है, उसका मास तो हमारा 2m, मास तो है 2m, और उसकी स्पीड है कितनी, v/√2। अब पूछा तो क्या है, उस पे बनाते हैं। तब इस प्रक्रिया में कुल मुक्त ऊर्जा कितनी है, वो सारी काइनेटिक है, तो इसकी काइनेटिक प्लस इसकी काइनेटिक उसकी आएगी, तो ये कर दो हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस ये होगी आपकी हाफ इनटू मास आपका 2m और v²/2, ये आपका 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 जोड़ दो सबको, कितना 3/2, ये आपका m into v², और ये हमारा आंसर है। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, बढ़े आगे। ये सर क्वेश्चन नंबर 11 बोला a cell initially at rest explode into two pieces of equal mass, then the two piece will
ठीक है। तो अब ये हमसे बोला है एक सेल है, एक स्थिर बम धमाके के साथ दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो सर आपके अनुसार ये मास मान लो m का कोई एक बम है, हाँ, और पहले कैसा है ये रेस्ट में, अचानक टूट गया तो पहला वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कह रहा कि स्थिर रहेंगे, नहीं भाई दो पार्टिकल बनेंगे तो दो जो बनेंगे उनको बस उनकी शर्त है भाई कि दोनों इस तरह से मोशन करेंगे कि उनका हर क्षण पे जो मोमेंटम जितना पहले उतना बाद में होना चाहिए। उसके लिए कि दोनों समान संवेग से विपरीत दिशा में गति करेंगे, मेरे हिसाब से बात होनी चाहिए। आंतरिक बल काम कर रहे हैं, यस यस। तो जब आंतरिक बल काम करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहेगा, तो दोनों बिल्कुल बिल्कुल। यानी इसको अपन ऐसे कहते हैं क्या कि P1 प्लस जो P2 है बाद वाला वो तो जीरो होगा, या इसको मैं ऐसे कह दूं कि P2 इज इक्वल टू माइनस का P1, ये बात हो गई। ठीक है। तो दोनों टुकड़ों के संवेग आपस में कैसे बराबर तो है पर कैसे विपरीत दिशा में, पर चाल उनकी बराबर नहीं है सर। हाँ, जो पार्ट यस यस देखो इसमें थोड़ी सी और बात कर दूं मैं यहाँ पर। इन सारे क्वेश्चंस में जैसे अपन कहते हैं k इज इक्वल टू p स्क्वायर m, p स्क्वायर अपॉन 2m। जब यहाँ पे आप कह रहे हैं p तो कांस्टेंट है, p तो यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, पर अब जिसका मास कम होगा ना उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी स्पीड ज्यादा। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। अब ये बोला मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें बोल दिया दो बराबर भागों में टूट रहा है, सर ने जैसे ये लिया इक्वल मास। हाँ, P2 माइनस P1 लिखा है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको लिखोगे आप m/2 करो सर, m/2 यस यस, और ये B2 बनेगा और ये माइनस का m/2 into V1, तो ये तो कैंसिल हो गया। बिल्कुल, तो समझ में आ रहा है, आ गया -V1, मतलब सेम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होगा मगर डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अब चेक कर लेते हैं ऐसा कौन सा है, आ जाएगा विपरीत दिशा में समान वेग से चलेंगे। बिल्कुल, थर्ड कर दो टिक। हाँ सर, विपरीत दिशा में समान वेग से चलेंगे, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया सर। यस सर। ये लो, तो क्वेश्चन अपना हो गया 12 तक। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है सर, तो इसको पढ़ते हैं अपन लोग। A cell is fired from a cannon with velocity b meter per second at an angle theta with the horizontal direction at the highest point. In its path, it explodes into two pieces of equal masses. One of piece retrace its path to the cannon and speed in meter per second of the other piece immediately after the explosion. तो खाली कर ले पेज, इसको अपन तुरंत कर दे। देखो बच्चे पहले क्वेश्चन को ढंग से एक बार ना अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखो उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके लागू हो जाएंगे, तो ध्यान करो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मान लो ये कैलकुलस कॉन्सेप्ट लग जाएगा। हाँ, तो मान लो मैं यहाँ पे किसी m मास के ब्लॉक को थीटा एंगल पे और v स्पीड से यहाँ से थ्रो करता हूँ, तो थ्रो करने पर इसके टॉप पॉइंट पे यदि मैं इसी को अभी बिना एक्सप्लोजन की बात करता हूँ तो इसका मास m है और इसकी यहाँ पे स्पीड कितनी है बच्चों, v cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। टॉप पर वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम। हाँ यस, ओनली वहां बचा कौन सा, v cos थीटा। आप जानते हैं यहाँ इसका v cos और v sin होता है, तो अपन ले लिया। अब थोड़ा रुक जाओ, ये कंडीशन आपकी विस्फोट से पहले की, तो विस्फोट से पहले इसका मोमेंटम कितना m into v cos थीटा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट इसके आफ्टर ये टूट गया, दो बराबर भागों टूटा। यस यस, तो दो इसके पार्ट बन गए, ये आपका m/2 मास है, ये भी आपका m/2 मास है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दो में से एक सेगमेंट अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। तो सर अगर रिट्रेस अगर ये कर रहा है ना, यस, तो रिट्रेस के लिए जो ये वेलोसिटी है ना, हाँ, ये ही इसकी मैग्नीट्यूड में यही होनी चाहिए। बिल्कुल, और डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए। तो एक का हम लोग लिख लेते हैं, ये तो आपने बता दिया v cos थीटा, और इसका मालूम नहीं है, इसकी पता नहीं, तो इसको हम लोग क्या मान लें, v डैश मान लो, v2 मान लेते हैं, v2 मान लो, आप कर लेते हैं। अब सुनो देखो, अब हमने देखा कि विस्फोट से पहले इसका मास m था, इसकी स्पीड आपकी v cos किस तरफ है, राइटवर्ड है। विस्फोट के बाद हमारे पास दो सेगमेंट बन के m/2 के, इसमें से एक के बारे में कुछ कहा था, हमने उसको मान लिया कि इसकी स्पीड कितनी v cos होनी चाहिए और विपरीत में गति करनी चाहिए। थर्ड जो इसका दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, तो सर ने बोला कि हम इसको मान लेते हैं v2 मान लेते हैं। अब सुनो देखो, यहां पर भी टॉप पॉइंट पर जब इसका एक्सप्लोजन हो रहा है तो एक्सप्लोजन में लगने वाला समय बहुत कम है। तो एट द मोमेंट ऑफ एक्सप्लोजन, विस्फोट के ठीक इंस्टेंट पर आप यहां पर भी एक छोटे अंतराल के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो अब मैं यहां करूंगा क्या कि P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, कब, एट द मोमेंट ऑफ एक्सप्लोजन। तो विस्फोट के ठीक पहले और ठीक बाद में। तो ठीक पहले आप देखो कि m मास से इसकी स्पीड आपकी v cos, क्या लिखूं सर, mv cos थीटा।
और सारा एक्स एक्स में ही है, और प्लस में तो प्लस में लिख देता हूं बराबर बराबर। अब ये ये सर इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसको बिल्कुल, माइनस बिल्कुल। लिखना पड़ेगा। तो माइनस का m/2 b v cos थीटा, और थर्ड के बाद जो दूसरा क्वेश्चन जानते वो आ जाएगा हैं m/2 ये m/2 और कर दो इसको v2। ये लो साहब, तो अब इसको सर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ। तो ये m/2 और ये देखो इसको तो लोकल भाषा में देखो करें, ये 1, हाँ सर, ये हाफ, तो कितना हो ये गया? एक और आधा है, इधर आया तो एक होता 1.5, 1.5 हो गया, 3/2। 3/2। तो इसको मैं लिख दूं यहाँ पे 3/2 mv cos थीटा इज इक्वल टू ये आपका m/2 v2। और इसमें देखो ये m/2 से सॉरी m/2 से m/2 कैंसिल, तो बचा आंसर b, तो आगे 3b cos थीटा, 3b cos थीटा, और किस तरफ प्लस एक्स में, प्लस एक्सेस में इधर आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसका आंसर अपन देख लें सर, तो ये हो जाएगा कौन सा पहले वाला। बिल्कुल पहला। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टॉप पे क्या था पहले, विस्फोट के पहले क्या था, विस्फोट के बाद क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, वैसे वैसे प्रॉपर आप बढ़ जाएं और आराम से इसका आंसर निकाल लें। बढ़िया है सर? यस सर। यस, तो अपना क्वेश्चन आ गया 13 आ गया। अब ये बोला है ए न्यूक्लियस एट रेस्ट स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स ऑफ सेम डेंसिटी एंड रेडियाई इन द रेशियो देयर वेलोसिटी आर इन। देखो वही अपना कॉन्सेप्ट लगाना कि एक न्यूक्लियस है वो दो भागों में टूटा है, तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे सर। बिल्कुल। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा, पी इनिशियल तो 0 है और पी फाइनल हमने लोग निकाल लेंगे। उसी बात को मैं आगे बढ़ा दूं। हाँ सर, अभी हमने कहा था कि दो पहले रेस्ट में था, दो इसके सेगमेंट बनेंगे, दो सेगमेंट तो बनेंगे। दोनों के जो संवेग बनेंगे उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर क्या होगा। हो जाएगा, सेम। मैं इसको ऐसे कह दूं m1 v1 इक्वल टू m2 v2, जिसमें आपको पूछा गया है वेलोसिटी का Velocity का रेशियो, ratio। तो ये हुआ आपका v1 by v2 इक्वल टू हो गया आपका मास m2 by m1। मैं इसको कह दूं यहाँ पे रो इनटू रो, तो दोनों एक ही पदार्थ के हैं, हाँ। एक स्टूटे हैं, डेंसिटी रो देखिए इनटू सर, v2। बोल रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम डेंसिटी। हाँ, और वैसे भी एक टूटे हुए हैं, हाँ। दोनों सेगमेंट अपने आप ही कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे। तो रो इनटू कर दूं मैं इसको v1। अच्छा, अब सुनो, रेडियस दे रखी है तो मानना आपने को ये सर ये वॉल्यूम लिखा ना आपने। यस यस बिल्कुल, हाँ, वॉल्यूम ये बच्चों वॉल्यूम है, ये ध्यान रखना, आयतन है। इसको यहां से उड़ा दूं। हाँ सर, अब दोनों रेडियस दे रखी है तो आपको मानना है स्फीयर। स्फीयर इसको इसको आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, तो ये आपका r2 अपॉन r1 का की पावर हो गया क्यूब, जिसमें देखो r1 अपॉन r2 1:2 है, ठीक उल्टा हुआ 2:1, 2:1 2 1 का अपन करें क्यूब तो हो गया 8:1। 8, तो ये आ गया आंसर सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन क्वेश्चन है, और आंसर आपको आ जाता है 8:1। तो 13 भी आपका कंप्लीट। बड़े आगे क्वेश्चन में। यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड AB ऑफ लेंथ L वेयर द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम A। तो देखो बच्चों इसमें हमें क्या बोल रखा है, यूनिट लेंथ का दे रखा है, जो सर ने पहले बताया था ना कि आपको लैम्डा रो और सिग्मा बताया था, तो ये हमारे लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है। बिल्कुल। तो अपने लोग इसके जल्दी से कर लेते हैं, ये रॉड मान लेते हैं। एक तो सर इसको शॉर्ट में करने के लिए, तो इसमें ये बात लिखी है ना, एकांक लंबाई का ये जो भार है इसको लैम्डा ही मान लो, इसको लैम्डा इक्वल टू जी हटा दो। अच्छा जी हटा दें बस ठीक है। हाँ, तो अब यहां से मैं क्या करता हूं, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मान लेता हूं मैं dx yes, का। ठीक है, तो इसका मैं dm जो लिखूंगा, जो सर ने बताया वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू dm dx हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू रखेंगे हम 1 + x, ये आ जाएगा 1 + x इनटू dx। यस यस। अब देखो बच्चों, जो अपने लोग सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला अपने लोग पढ़े हैं, जो बेसिक फार्मूला सर अपने लोग पढ़ाना चालू करते हैं, जैसे एक्सियम की अगर अपन लोग बात करें तो यहीं से तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग, x dm डिवाइड बाय dm। बिल्कुल, और इसको इंटीग्रेट कराते हैं, यस। तो ये 0 से l हो जाएगा और ये 0 से l हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग वैल्यू रखें तो ये x 1 + x dx dx, यस, और ये बनेगा अपॉन 1 + ये 0 से l 0 से l 1 + x dx। dx, ये 0 से l। तो अब ये सिर्फ इंटीग्रेशन बचा है सर। अब इसकी मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दूं। देखो हाँ सर, जैसे इसका पहला पार्ट हमारे पास है x × 1 × dx, हाँ सर, तो सर हो जाना से x² 2, x² आ तो जाएगा, ये देखो x² 2 आ गया, प्लस और ये फिर आपका है x × x², तो गया x की पावर 3 तो ये x³ आ गया 3, और इसकी लिमिट मैं लिख दूं यहाँ पे 0 से L। l। उसके बाद बचा आपका 1 dx, तो तो ये आ जाएगा x प्लस x² 2 x² ये x² बेटे जी, और इसकी लिमिट भी कितनी है आपकी 0 से l। अब जहां जहां भी x है उसको l पुट कर दो, ठीक है सर। और आंसर ज्ञात कर दो, और आंसर ज्ञात करोगे तो आंसर ये बच्चे खुद करेंगे, इसको अपन होमवर्क के रूप में दे देते हैं, ये बच्चों खुद कर लो आप। ठीक है सर। क्यों? तो इसका आंसर कौन सा सर बताओ, देखें कौन सा करें अपन इसका आंसर, इसका आंसर सर अभी देखते हैं एक बार इसमें, या पूरा कर दें? नहीं सर उसको
आपने बताई दी तो बच्चे कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे इसमें, फिर कॉमन लेकर के इसमें ना यहाँ ये आपका एल स्क्वायर हो गया, ये एल की पावर 3 हो गया एल, और यहाँ पर एल स्क्वायर और कॉमन लेके आराम से मतलब ये जो अगर एलसीएम लेना 3 इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, इससे देख लो। चलो इसको पूरा कर दें सर, तो इच्छा हो गई कर देंगे। हाँ सर चलो कर देते हैं। तो जैसे इसको अपन यहाँ से खाली कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जैसे मैं यहाँ इसका एलसीएम लेता हूँ, पहली बात तो मैं 0 से एल है ना, तो एल स्क्वायर ये आपका एल की पावर 3 हो गया, इसको हटा दो तो ये आपका बन गया देखो एल स्क्वायर बाई 2 प्लस ये बन गया आपका एल की पावर 3 अपॉन 3 अपॉन ये बन गया आपका एल प्लस ये बन गया आपका एल स्क्वायर बाई 2। जब इसकी कैलकुलेशन करते हो तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 6, ये तो एलसीएम आ गया 6, तो ये 3 प्लस 2 5 एल, सॉरी ये स्क्वायर है सर, ये अलग हो गया ना। हाँ तो ये अपने लोग लिख लेते हैं, ये बनेगा एलसीएम 6 हो गया 3l स्क्वायर प्लस 2l क्यूब सही है सर अपॉन 6, ये 6 और ये आ जाएगा हाँ 2l प्लस l स्क्वायर बाई 2। इसको भी अपन ऐसे करके इसको भी 6 मान लें, इसको 6 मान लें तो ये हो गया आपका 6l और ये 3, ताकि ये उड़ जाए तो हाँ। बच्चा आंसर हो जाएगा। सही है सर, फिर तो आइएगा हमारे पास 3l हाँ। जो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बस इस तरह से हमें हमेशा करना चाहिए ताकि टाइम कम से कम लगे। यहाँ जो आपका एलसीएम था ना वैसा यहाँ एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वो कैंसिल हो जाए और एक स्टेप में आपका आंसर आ जाए। तो अब बाकी ठीक आप कर लेंगे। आंसर कौन सा था इसका? थर्ड। ओके बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 15 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें क्वेश्चन देखो सर, मैं इसको थोड़ा फास्ट लिखता दो बच्चों को। हाँ सर, ये आपका m1 है 2m, ध्यान करें m1 हमारे पास कौन सा है, ये 2m, ये 2m दिया है और m2 कितना है सर 4m, m2 हमारे पास है 4m। उसके बाद देखो m3 है m, और m4 हमें चलेगा। हाँ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि m4 द्रव्यमान के 4 कण एक वर्ग के 4 कोनों पे रखे गए हैं, तो m4 द्रव्यमान का मान कितना हो जिससे कि चारों कणों का द्रव्यमान केंद्र वर्ग के सेंटर पर स्थित हो जाए। अब सुनो देखो, सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो m और ये 2m, ठीक है, m और 2m जो है यदि इनको मैं यहां मिला दूं तो इन m और 2m का सेंटर मास, ध्यान से सुने कि मान लो हमारे पास ये मास m है, ये मास m है, दोनों समान द्रव्यमान के दो पार्टिकल होते हैं, उनका सेंटर मास बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे होता है। ठीक है, अगर मास डिफरेंट है तो सेंटर मास हमेशा मोर मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाएगा। तो जहां ये m है आपका 2m है, ऐसे केस में इसका सेंटर मास कहीं यहां शिफ्ट होगा। ठीक है सर, अभी मैं ओनली m और 2m की बात यानी m3 और m1 की बात कर रहा हूं, तो इसका सेंटर मास कहीं यहां आ गया, इसमें तो कोई गुना नहीं है। अब देखो ये आपका मान लो यहाँ पे m और 2m था ना, तो मैं इसको यहाँ मान लो 3m मास, क्योंकि अब इन दोनों का सेंटर मास यहाँ है, फिर ये आपका m4, तो अपने पास ये एक सिस्टम रह गया, और इस सिस्टम में देखो ये इसकी डिस्टेंस है। अब ये 3m और ये आपका 4m, इसका सेंटर मास और निश्चित रूप से इसी लाइन पे होगा। हाँ। और लाइन कभी भी इसके सेंटर को क्रॉस नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि m4 कितना भी छोटा बड़ापन रखें, कभी भी ऐसी सूरत में इसका सेंटर मास सेंटर पे लाई नहीं कर सकता। इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। 2m है ही पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है सर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका बन गए। आते हैं क्वेश्चन अपन 16 पर। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये बोला इन द फिगर शोन फाइंड आउट द center of mass of a system of a uniform circular plate of radius 3r from origin O in which the a hole of radius r is cut whose center is 2r distance from the center of large plate। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिए है ना, दो, एक तो वो पहले वाला कट वाला था, एक दिन तो एक बार तो सर ने वो बता दिया आपको वो वाला तरीका कि m1 मानना है, m2 मानना है, और जो काट के निकालेगा उसमें से उसको हटाना है। तो अब इसको एक बार सर मैं एरिया वाले से करने की ट्राई करें। ठीक है, तो अगर ये कंप्लीट अगर इसको मान लूं तो जो a1 में लिखूंगा ये कितना लिखा जाएगा, पाई रेडियस कितनी है 3r स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 9 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं a2, ये कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो अपना आ गया पाई r स्क्वायर। ठीक है सर, अब इसको काट के निकाला गया, इसको तो जो ओरिजिन मान लो। मैं थोड़ी आप और हेल्प करता हूं सर आपकी। यदि आपने इसका एरिया तो इसको m मान लो सर, इसको 9 मान लो बस। हाँ, ये भी बात है, टेस्ट तो सब सेम होगी। बिल्कुल, इतना कर लिया ना, आपने जब एरिया पहले निकाल लिया तो फिर आप इसको मान लो m, कम वाले को मान लो m, और बचा कितना गुना है ये, ताकि आप सीधे बिल्कुल आप सर उसी में करते रहोगे। मैं तो इसमें ऐसे हेल्प कर रहा हूं। हां, मतलब ये भी तरीका सही है, ये 9m वाला इससे भी बच्चों आप कर सकते हो जो सर। ठीक है, उसमें सर क्या होगा कि बच्चे बार-बार पाई स्क्वायर लिखेंगे ऊपर नीचे तो परेशान हो जाएंगे। तो अगर इसको अपन यहां से इसमें बदल लेंगे तो मुझे लग रहा है कि इसमें आसान हो जाएगी। बिल्कुल, बढ़िया। अगर आप लोगों को सब कांसेप्ट सिखाने हैं तो एक बार इससे कर लेते हैं। यस। ठीक है सर, तो अगर आप लोग अब एक्सियम की बात करें तो ये लिखा जाएगा a1 x1 minus a2 x2
डिवाइड बाई A1 माइनस A2। बिल्कुल। तो A1 तो हमारे पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो पॉइंट है x वो तो 0 0 है, सेंटर ऑफ मास ठीक है। दूसरे वाले की बात करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये कितना है सर 2r पे। हाँ उसको अपन देख देखो। हाँ ये सर देखो आप जब कह रहे थे कि x2 क्या है, जिस भाग को अपन काट के अलग कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो 2r पे और i की तरफ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। यस। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 9mr स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, बिल्कुल, इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बचा 2 पाई आर स्क्वायर। वैसे देखो पाई आर स्क्वायर मैं यहां से उड़ा दूंगा सब में से। हाँ सर, उसको उड़ा दो। 9 में से 1 हो गया ये, तो सिर्फ r बचेगा। हाँ तो इसको ये बन गया, तो 2r माइनस का 2r अपॉन 8। देखो देखो भाई, माइनस का 2r अपॉन 8 उड़ा दो इसको 4 से, तो माइनस का r बाई 4 आ गया। r बाई 4 मैंने सही किया? एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर देखो एक बार, बिल्कुल है सर, माइनस माइनस r बाई 4 है। यस। तो अच्छा सर, इसमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि मतलब इस तरीके से बच्चे कर तो मतलब जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होगा वो उसे किधर शिफ्ट होगा, इधर या उधर। यस यस, वेक्टरी फॉर्म में भी आते हैं। बिल्कुल। तो अगर जैसे बच्चों का वेक्टरी फॉर्म में आ जाता है तो आपको वहां पे क्या लिखना है, इधर आ रहा है तो वहां पे आई क्या पाएगा। यस यस, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तरीके सब बोलिए। आपकी करंट सर अगर मैं यहां से काट दूं, हाँ तो अब इस तरफ शिफ्ट होगा, इधर से प्लस आई प्लस उसमें आपका प्लस r बाई 4 आ जाएगा। मान लो मैं यहां से काट दूं तो माइनस का j आ जाएगा, मैं यहां से काटता हूं तो प्लस j आ जाएगा। बस कभी ये क्वेश्चन वेक्टर के साथ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो होता है कि अपन तरीका तो थोड़ी होता है कि अपन जो आप यहाँ डिस्कस कर रहे हो वैसा वैसा क्वेश्चन आ जाए, हाँ। अच्छी बात आ जाए तो अच्छी बात होती है, परंतु मान लो थोड़ा सा उसमें हेरफेर होता है, तो उसके लिए हमें तैयार हमेशा रहना चाहिए। तो बढ़िया है क्वेश्चन में, आगे बात करते हैं अपन लोग। यस। तो यस, ये पूछा है कि फॉर फॉलोइंग सॉलिड। सर मैं इसमें एक बहुत शानदार बच्चों को बात बता दूं, देखो आप इधर आ जाओ एक बार, मैं इसमें थोड़ा सा एक काम बच्चों के लिए कर दूं। ये जो अपने जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास है वो कहां लाई करता है। जैसे इसकी एक सिंपल ट्रिक है, उस पे अपन काम करें। और जैसे क्वेश्चन आपका है सेंटर ऑफ मास का, तो देखो एक है सेंटर ऑफ मास की सीटी, सेंटर ऑफ मास की सीटी हर सद ने बजाई। इस तरह से एक पहले याद कर लो बात, सेंटर ऑफ मास की सीटी। क्वेश्चन पहली बात तो क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का आएगा सर, तो ट्रिक भी हम क्या इस तरह से बना ताकि बच्चा उसी को सेंटर ऑफ मास की सीटी हर सद ने बजाई। तो सेंटर ऑफ मास तो अपने सिर्फ याद करने के लिए हमारा एक सपोर्टिव था। अब इसमें कुछ मैंने वर्ड लिए हैं, ये C है, यहाँ पे T है, ये H है, ये आपका R है, ये S है और ये D है। कुछ हमारे पास चीजें हैं, इनसे कुछ मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, इसी कुछ आप फॉर्मूले बताने वाला हूँ। देखो ये C हमारे पास है, वो तो है बेटा जी कौन के लिए, शंकु। और T का मतलब है ट्रायंगुलर कौन, एक प्लेट के रूप में। ठीक है, ये तो जो कौन होता है जिससे अपन कौन, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, इसको अपन कौन के रूप में ये बना लें ऐसे, ये तो कौन हो गया और सॉलिड हो गया। ठीक है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर प्लेट है, इसको मैं यहां से मान लो प्रेस कर दूं, इसको यहां से काट दूं तो ये प्लेट बन गई। तो हमारे पास एक तो कौन हो गया, एक हमारे पास हो गई प्लेट। उसके बाद देखो ये जो चीजें हैं उसमें एक बात पहले और कहूं आपको मैं, मान लो हमारे पास ये एक, या चलो पहले बता दूं, ये तो है H का मतलब हो गया हमारा यहां पर होलोस्फीयर, R से मतलब है रिंग, S का मतलब है सॉलिड स्फीयर और D से मतलब है डिस्क। अब ये मोस्टली वो वर्ड हैं जो कि अपन डेली जब रोटेशन पढ़ते हैं उन सब में आते रहते हैं। तो C से हो गया कौन, T से आपका ट्रायंगुलर कौन हो गया, ट्रायंगुलर प्लेट हो गई आपकी, और ट्रायंगुलर प्लेट इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेट के रूप में ध्यान देंगे। अच्छा जी, फिर आपका है S से मतलब होलोस्फीयर, R से रिंग, S से आपका सॉलिड स्फीयर और D से डिस्क। ये हमारे पास कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 डाटा हो गए। ठीक है सर। अब जो 6 डाटा है उसमें देखो हमारे पास जो इनके सेंटर ऑफ मास है ना, उसके हमारे पास कुल कितने फॉर्मूले होंगे, 6 फॉर्मूले बनेंगे, 6 फॉर्मूले बन जाएंगे। उनमें से देखो कि मैं इसकी थोड़ी फोटो बनाऊं, जैसे मान लो पहले कि एक तो ये कौन है, देखो ये ट्रायंगुलर प्लेट, इस तरह से प्लेट हो गई आपकी, और ये आपका, पर ये ध्यान देना, मैं यहाँ एक बात पहले बता रहा था आपको कि एक तो हमारे पास देखो है होलोस्फीयर बिल्कुल कंप्लीट है। तो होलोस्फीयर के कंप्लीट होने में सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर मास सेंटर पे होता है, उसको क्या याद करना भाई, उसको याद करने की जरूरत नहीं। तो ये एक्चुअली क्या है, हाफ है,
हाफ के, ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो अपने हाफ के हैं, तो ये सब हाफ के देखो, और हाफ के भी किस तरह से उनको सबको चेक करो, सब कुछ हाफ है, ये भी हाफ है, रिंग भी कैसे आपकी हाफ है, और ये सॉलिड स्फीयर भी कैसा आपका ये भी हाफ है, और डिस्क भी कैसी है, ये भी हाफ है। अब सुनो, ये सब क्या है, ये इसका बेस ऑफ कौन, ये बेस ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, ये बेस ऑफ सब बेस ऑफ है, ये इसका बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। तो बेस से पूछा कि वर्टेक्स से पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में आपको मिलेगी हमेशा हाइट, और इन सब में आपको मिलेगी रेडियस, ये सब आपको मिलेगी रेडियस। तो ये चार तो हमने रेडियस के रूप में, और दो हमारे किस रूप में होंगे, एच के रूप में होंगे, जिसमें आप इससे फॉर्मूले जैसे ये एच के रूप में, ये भी एच के रूप में, ये आपका आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर है। अब क्या लिखना है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो 4 3 2, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यस 4 3 2, और यहां लिखना है 2 3 4। अरे तो बहुत आसान है, 4 3 2 और 2 3 4। ठीक है सर, यहां तक इस समय से अब कुछ ये अटपटा सा लग रहा है, यहां तक अच्छा लगने लग गया है, तो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे कुछ सेट सा लग रहा है, तो यहाँ कुछ ऐसे खालीपन लग रहा है, इस खालीपन को हमें भरना पड़ेगा, और वो भरना देखो यहाँ पे ये पाई 2 पाई और 3 पाई। अगर इतना ही आसान हो तो कोई कर लेता, थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा एक लोचा है, लोचा ये कि 2 पाई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ होगा 8 पाई, बस। अब ये आपका सुंदर सा तरीका बन गया, इसमें h/4 h/3 r/2, बस था क्या 4 3 2 2 3 4, फिर यहाँ पाई 2 पाई 3 पाई, याद रखो 2 पाई नहीं होगा, वो कितना होगा, 8 कर दो। अब क्वेश्चन किसका उस पे अटैक करो। हाँ, एक छोटी सी और बता दूं, ये जो हमारे पास यहाँ ट्रायंगुलर प्लेट है, ये और ये, यहाँ थोड़ा सा ध्यान करना, शंकु दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है होलो। जैसे मान लो ये हमारे पास एक शंकु है, अगर मैं इस कागज से इसको बनाऊंगा तो होलो बनेगा ना। हाँ सर, तो अब ये शंकु होलो बन गया, ये बन गई ट्रायंगुलर प्लेट, ये प्लेट बन गई। तो देखो दूसरा फॉर्मूला है ना, ये होलो शंकु पे लागू होगा और ट्रायंगुलर प्लेट पे लागू होगा, दोनों के लिए काम और ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कोन के लिए, सॉलिड कोन पे लागू होगा। तो अब आराम से हमारे फॉर्मूला तैयार हो गए, और क्वेश्चन तो कुछ रहा ही नहीं, पर ध्यान सुनना, उसमें क्वेश्चन पूछा कहां से, शीर्ष से पूछा या ये बेस से पूछा, सारे के सारे फॉर्मूले बेस से हैं। ठीक है सर, ये बेस से कितना h/4, ये बेस से कितना h/3, तो यहाँ कितना हो, देखो ये 3h/4, ये आपका 2h/3, 2h/3। उसमें क्वेश्चन सर सीरीज से पूछा गया है, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें आ जाएंगे क्वेश्चन में। हाँ। अब क्वेश्चन को सर आप बता सकते हैं आराम से। तो अब बच्चों जैसे सर ने बताया, तो अब ये बोल रहे हैं जो हमें डिस्टेंस है वो कहां से लेनी है, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स टॉप से, यहाँ से टॉप से शीर्ष से लेनी है। तो ये हो गई, सर ने तो ये बताई है कि यहाँ पे ये h/4 होगी, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको तो h/4 लिख लें। अब यहाँ से पूछे तो कितना हो जाएगा, आपका 3h/4, और h कितनी है 4r, तो ये लो साहब 3/4 into 4r, r से r कैंसिल, सॉरी हमने क्या गड़बड़ कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 3r इसका आंसर आ गया। तो आंसर कैसा कुछ फर्स्ट, ये ठीक है सर। बहुत ही काम की शानदार चीज आप बता रही है। क्वेश्चन किसका आता है तुरंत आप उसको टिक कर सकते मतलब हो। बच्चों को सेंटर ऑफ मास याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, नहीं तो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन, ए बॉडी जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मास इन मिड एयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। ध्यान सुनो क्वेश्चन को। ये एक बॉडी, इसका मास कैपिटल एम है, ये क्या फ्री टू मूव है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। ध्यान से इसमें काम वाली क्या बात है, देखो जब इसको अपन यहां से फ्री करते हैं, ये नीचे मोशन कर रहा है, तो जब ये जिस समय इसका विस्फोट हुआ उस समय इस पे नीचे फोर्स लग रहा है mg, यानी एक तरह से अब इस कैपिटल एम अकेले कण को मानता हूं तो ग्रेविटेशन फोर्स इस पे बाह्य बल है और बाह्य बल के प्रभाव में त्वरित गति कर रहा है। अब सेंटर ऑफ मास की खास बात क्या होती है कि आप ये देखें सबसे पहले कि ये जो पार्टिकल या कोई सिस्टम का एक घटक जो है वो पहले किस प्रभाव में गति कर रहा था, और विस्फोट चूंकि आंतरिक बल में प्रभाव होते हैं, आंतरिक बल तो प्रभाव होते हैं ना, वो पहले वाली गति को प्रभावित नहीं करते। मतलब ये है कि आंतरिक बल जो है Yes. वो सेंटर ऑफ मास की गति को प्रभावित नहीं करेंगे। तो जब सेंटर ऑफ मास पहले इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे और त्वरित गति कर रहा था, तो विस्फोट के बाद भी सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पे और त्वरित गति करेगा। ठीक है सर, सी बोलो सर मैं, हाँ सर बिल्कुल। तो अब इसमें आपसे पूछे निम्न से क्या संभव नहीं है, तो ये तो पहले आप डिस्कस कर लो अच्छे से। मान लो कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ट्रांसलेटरी पाथ में मोशन करेगा, पर है कैसा, एक त्वरित गति पर ये सेंटर ऑफ मास बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास ना कि इसके फ्रेगमेंट्स। मान लो फ्रेगमेंट्स तो बनेंगे ना, मान लो एक फ्रेगमेंट इस तरफ गति करते हुए आएगा, एक इस तरफ आएगा, तो एक मान लो किस समय यहाँ और यहाँ, तो सेंटर ऑफ मास उसका बिल्कुल यहीं पर ही है, यही रहेगा।
ये यहाँ तो सर इसमें जो सेंटर क्वेश्चन है ना मास, जो हम बता रहे हो वो थीसिस के बारे में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर अब जरा आगे डिस्कस करिए आप। ये हाँ। सब बता रहा है कि मतलब जो भी हमें डिस्कस करना है तो मतलब दो अलग अलग मास है और उनका जो द्रव्यमान है वो हमें बिल्कुल। बराबर। यानी इसमें क्वेश्चन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको सेंटर मास के बारे में पूछा है या फ्रेगमेंट की गति है वो कहाँ हो रही है उसके बारे में है। तो देखो अब क्वेश्चन में अपन आते हैं और पहला कह रहा है कि प्रत्येक टुकड़ा परवलय पथ पे गति करेगा। तो ये तो बिल्कुल दोनों गति करने मान दो ही पीस बन रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि एक तो गति यहाँ करा और एक यहाँ, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सेंटर ऑफ मास फिर अलग चला जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो अपना सही हो गया। बिल्कुल सही है। सही ये है कि एक टुकड़ा ना ये तो होगा ही नहीं जैसे अभी हमने बताया। एक टुकड़ा अगर इस पर गति करेगा तो सेंटर मास तो क्या शिफ्ट हो जाएगा और सेंटर मास अपनी ओरिजिनल मोशन से कभी शिफ्ट नहीं होगा जब तक उसमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल एक्सटर्नल। तो ये गलत हो गया। यही आंसर होगा कुछ है। हाँ बिल्कुल। ओनली वन पार्ट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ। तो ये मतलब देखो बच्चों इसमें हमसे पूछा गया क्या संभव नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। कभी बच्चे क्या करते हैं पूछा जाता है संभव नहीं है, वो सोचते हैं कि संभव है तो वो टिक कर देते हैं। ये गलत होता है कई बार बच्चों के साथ। ठीक है इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कभी आ जाता है क्वेश्चन इनकरेक्ट वाला, बिल्कुल, तो उसमें इनकरेक्ट पूछा जाता है, बच्चा कर देते हैं करेक्ट वाला और फिर आगे भाग जाते हैं सर ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। और नीट में आप समझते हो कि एक ही नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो मार खा जाते हैं और जो कमजोर बच्चे होते हैं वो तो कहीं ढंग से पढ़ते हैं वो सीख रहे आते हैं और रैंक डिसाइडिंग जो बच्चों के लिए बन जाता है केस। ठीक है तो बढ़िया है सर। यस सर। ओके अगला क्वेश्चन आपका है 19th। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन किया मैं उसी से उसको ठोक दूं। देखो क्वेश्चन आपका था कि फिगर शोज ए कंपोजिट सिस्टम ऑफ टू यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ एज इंडिकेटेड देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ रॉड्स इज। बिल्कुल सिंपल। देखो दो रोड हैं, ठीक है, एक ही किसी रोड से काट के ऐसे बनाई गई है, मतलब इसकी सब डायमेंशन सब सेम है, इसलिए एल वाले का मास m जैसे सर ने पहले लिया था उसको मैं m मान लो, इसको मान लो कितना 2m। इसका सेंटर ऑफ मास से l/2 पे है, इसमें 2l होने पे इसका मास में यहाँ मान लो ये 2m और l डिस्टेंस पे आ गया। तो अगर मैं इसको यहाँ शो कर दूं एक बार ऐसे ही लोग, ये इसका ओरिजिन और ये इसका मास हो गया आपका m, तो और ये भी इसका मास कितना 2m और ये डिस्टेंस सर कितनी हो गई l/2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई l हो गई। अब अपना फॉर्मूला है वो लगा दें इस पे। तो देखो आपका ये अब x पे y दोनों पे है ना, तो r से लेता हूं डायरेक्ट, r से लिख लेते हैं। या देखो इसमें ऑप्शन l/2 l/4 l/6 अलग-अलग है ना, या देखो इसमें 2l/3 दोनों तो नहीं सब अलग-अलग है सर, इसमें सब अलग-अलग है। हमें सॉल्व पूरा कर लेते हैं चलो। तो टोटल मास कितना सर? टोटल मास हो गया 3m। तो नंबरिंग कर दो। अपन कह रहे थे नहीं बनाना अपने को, तो फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट में कितना m into l/2 m into l/2 i कैप एक्सेस में प्लस ये आपका 2m into और बोलो सर l और j कैप। m तो सब में है, उड़ा दूं तो l को मैं ले लूं। यस सर। तो l अलग कोई दिक्कत नहीं, अलग लेना है ये लो 3 तो इसको एलसीएम ले लेते हैं हमने। नहीं यही इसको यही खत्म करते हैं, यही खत्म करते हैं। अपने पास दोनों एक तो पता आई का j का पता है, तो यहाँ देखो ये अपना है l/2 i कैप, तो l/6 हो गया। ठीक है l/6 i कैप प्लस ये है 2/3 तो 2l/3 j कैप। तो l/6 ये नहीं ये इनमें से कोई सा है, ये उसका आंसर। ठीक। तो अब बच्चों देखो जैसे सर ने पहला क्वेश्चन कराया था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। हाँ, उसमें अगर हमने सब कॉन्सेप्ट चेक कर लिए थे। हाँ, और देखो सर ने ये वाला क्वेश्चन कराया तो 2 लाइन में हो गया। तो मतलब अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, 1-2 लाइन में आ जाएगा आंसर। बिल्कुल बढ़िया सर। हाँ सर। तो अगला क्वेश्चन आपका हो गया 20। इसकी बात अपन कर चुके हैं, इसकी बात आपने बताया था। इसको अपन क्वेश्चन बिना पढ़े बच्चे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ये दे रखा है कि पार्ट हटा दिया तो किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ। इधर भारी लाइन पे इसका आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। बढ़िया आगे। तो अगला क्वेश्चन आपका हुआ, अगला क्वेश्चन बोला 21। A ball of mass m is thrown upward and another ball of same mass is thrown downward so as to move freely under gravity. The acceleration of center of mass. देखो ये बोल रहा है कि 2 गेंदें हैं, एक को फेंका गया है और दूसरे दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर ऑफ मतलब अंडर ग्रेविटी मतलब g है दिया हुआ। जी बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब एक बॉल तो नीचे से फेंकी ऐसे इस तरीके से फेंकी गई है और दूसरी बॉल इस तरीके से, इस तरह से। तो इसका एक्सेलरेशन g है, तो सर इसको मैं j मान लेता हूं। बिल्कुल। तो इसको अपन लोग लिख लेंगे माइनस का जीजे कैप और इसको लिख लेंगे प्लस का जीजे कैप। सही है सर? नहीं प्लस तो सर कैसे मान लेंगे? नहीं मतलब अपवर्ड फेंकी गई है, अपवर्ड होने पर भी जी तो अपना नीचे होता है सर। तो सर ये आप क्या बोल रहे थे कि जी तो भी एक, जैसे अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कोऑर्डिनेट सिस्टम में
ऊपर को प्लस माने नीचे को प्लस माने हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। परंतु एक पर्सन में अगर आपने ऊपर को प्लस मान लिया ना तो ऊपर को प्लस मानना ही पड़ेगा, फिर जी तो सबके नीचे ही होता है। हाँ जी, मेरी तो ये राय करती है शायद। अच्छा, इसमें ये लिखा है गुरुत्व के अधीन, ये इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसका मतलब अपन उसको ऐसे मान लें। अब मैं इसको देखो अच्छे से क्वेश्चन को ठोक दूं, देखो बड़े ऐसे बच्चों की हेल्प कर दूं। देखो बहुत शानदार चीज है, पहले इसको मैं सोल्व कराता हूं, फिर इसका बिल्कुल एक ट्रिक बताता हूं शानदार सी। तो क्वेश्चन कैसा भी आए आपका आंसर तो टकाटक आए ना। देखो ध्यान सुनो, पहले ये हमारे पास क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक मास है स्मॉल m, ये मास है आपका स्मॉल m, एक को हमने नीचे फेंका है, ध्यान सुनना, एक को नीचे फेंका है और दूसरे को ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है, दोनों फेंके गए हैं, दोनों ही फेंके गए हैं, तो दोनों की अपनी कोई कोई स्पीड है। मान लो इसकी स्पीड को u1 से नीचे अपन गिराया है और इसको अपन u2 से फेंका है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, मान लो ये ग्राउंड से आपने फेंका। अब चूंकि आप जानते हो कि अगर बॉडी ऊपर जा रही है फिर भी इसका जो g है वो तो अंडर ग्रेविटी नीचे ही है, इसमें नीचे आ रही है तो भी इसका g आपका नीचे है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार यदि इसको मैं 1 मान लूं, इसको मैं यहाँ पे 2 मान लूं, तो इसका a1 कितना है माइनस का g j और इसका a2 कितना है वेक्टर तो माइनस का g j। क्यों सर, सही है बिल्कुल। हाँ सर। अब इसका अपन पूछा क्या था, सेंटर मास का सॉल्यूशन, तो ACM आपको पूछा है। तो देखो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2 कर दो इसको सही। तो हमारे पास मास तो स्मॉल m है तो m और ये पहला था हमारा माइनस का g j प्लस m और माइनस का g j अपॉन 2m। ठीक है सर, बोलो। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों माइनस के तो डबल हो गया ना, माइनस का डबल हो गया तो ये माइनस का 2m g j अपॉन 2m से 2m कैंसिल हो गया, तो तो कितना माइनस का g j। अब मेरी काम की बात सुनो आप। बात ये है कि यहाँ पे ये m दे रखे ना आपको, मान लो ये मास m1 है, m2 है, मान लो ये m है, 2m है, ये 3m है, 4m है, या मान लो इसको आप इस एक को ऊपर फेंक रहे हो, एक को इस तरफ फेंक रहे हो, एक को नीचे फेंक रहे हो, कैसे फेंक रहे हो, इन एनी कंडीशन दो जो पार्टिकल हैं, एक को आप ऊपर फेंक रहे हैं, एक को नीचे, या एक को आप फेंक रहे हो हॉरिजॉन्टल, इन सारे केसेस में देखो आप अगर इस तरफ फेंकते हो ना तो ओनली उसका इनिशियल वेग ही तो इफेक्ट कर रहा है और वेग तो डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ सही बात है सर। तो हर किसी कंडीशन में इसका आंसर माइनस ही आएगा, हर किसी क्वेश्चन में, चाहे मास अलग कर दो, चाहे आप किस तरह इसको किसी थीटा एंगल फेंक दो, चाहे बहुत काम बता रहा हूं आपको मैं, आप किसी भी कंडीशन में कैसे फेंक दो, इसका तो माइनस जी रहना है, इसका भी माइनस जी रहना है। तो इन एनी कंडीशन, इन एनी डायरेक्शन, इन एनी वेलोसिटी, इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास का जो सॉल्यूशन कितना है माइनस का जी आ जाएगा। बहुत शानदार बात, आप इसको टिक कर सकते हो, नोट कर सकते हो। क्यों सर? हाँ सर। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट। अच्छा सर, इसको हम लोग एक तरीके से करें, अगर जैसे जो अर्थ इसको खींच रही है दोनों को, तो एक्सटर्नल फोर्स मान लें। बिल्कुल, तो एक्सटर्नल फोर्स मानेंगे तो बच्चों जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2mg हो जाएगा जी अपॉन 2m। जैसे अगर हमने लिख लिया F एक्सटर्नल, एक तरीका बच्चों ये भी ध्यान रखना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2mg, ये किस वजह से आया, बिल्कुल बहुत शानदार की वजह से, बिल्कुल। तो F एक्शन आपका कितना आंसर हो गया, 2mg आ गया। तो F ये आप कर दो इसको m into ACM, m कितना 2m, तो 2m से 2m कैंसिल हो गया, ये लो और शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये तरीके हैं, बस आपको जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएंगे। तो ये चीज भी इसमें आप इंक्लूड कर लें। और इसमें तो मैंने आपको बताया कि किसी भी हालत में किसी भी दिशा में इसको आप फेंकते हो तब भी इसका आंसर कितना माइनस का जी आएगा। बढ़िया सर, आगे तो अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, क्वेश्चन आपका 22 नंबर 22। तो ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, 300 ग्राम है, फिर 500 है, फिर कितना ये ऐसे रखे हुए हैं। तो इसको अपन सीधे ही थोड़ा एक्सिस पे बना प्रयास करते हैं, एक्स एक्सिस होगी। हाँ, तो पहला पार्ट रखा है, मतलब 3 ग्राम वाला है, हाँ ओरिजिन पे है। तो ये यस तो इसको यहाँ बना दूंगा। हाँ, यहाँ 3 ग्राम हो गया, ये 300 ग्राम, 500 ग्राम वाला है 40 सेंटीमीटर, 500 ग्राम वाला 40 सेंटीमीटर, फिर 400 ग्राम दे रखा है, 400 वाला 70 सेंटीमीटर पे, 70 सेंटीमीटर पे ये हमें दे रखा है। पूछा आपने को है सेंटर मास की मूल बिंदु से दूरी। अच्छा, अब तो कई बार मान लो ये पूछ ले सर हमसे कि 40 सेंटीमीटर दूरी कितनी, कहां से कितनी है, 70 से, जहां से दूरी पूछे उसको मानना है अपने को, ओरिजिन मानना है, मतलब रेफरेंस मान के चलेंगे। तो अपने को यहाँ तो पूछा कहां से, यहाँ से पूछा है, तो ये मान लिया अपन ने एक्स एक्सिस, ये मान लिया मैंने वाई एक्सिस।
गलती से मान लो क्वेश्चन पूछता है 40 सेंटीमीटर वाले बिंदु से सेंटर मास कहां लाई करता है, तब आप क्या करोगे, तब आपको ये करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा ओरिजिन। तो ये मान लिया हमने इसको एक्स एक्सिस, ये बन गया अपना हमारे लिए कौन सा, वाई एक्सिस। इस यहां से निकालना हो तो यहां से अगर निकालना हो तो क्या करोगे, इसको मान लो आप एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, फिर अलग अलग कोऑर्डिनेट आपको लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था इसके लिए, तो मतलब 300 से पूछा गया। बिल्कुल। तो एक्सियम इक्वल टू टोटल मास कितना, 400 500 900 300 1200 सब एक्स में है। ये तो 300 into 0, ये 0 हो गया, पर 2000 प्लस 28 1 0 2 1 2 और 3, एक और यहाँ कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो 20,000 और 20 ये हो गया आपका 48 1 2 और 3 अपॉन 1200, दो बिंदु इससे हटा दो, तो 12 40 सेंटीमीटर आ गया मेरे हिसाब से। तो ये कट के हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये 40 आ गया, 40 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा अपना 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल थर्ड आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमें मेनली ध्यान रखना कि सर ने जैसे बताया जिस पॉइंट से पूछा जाए उसको ओरिजिन मान लें, और उसके बाद एक्सरसाइज को एक्सिस मान उसके बाद कोऑर्डिनेट बना करके आराम से क्वेश्चन को ठोक डालो। ठीक है सर, आराम से आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा। तो बढ़िया बनाया क्वेश्चन नंबर 23 में। जो 23 बोला, ए बॉम्ब ऑफ मास m is projected from the ground with speed b at an angle theta with the horizontal at the maximum height from the ground. It explode in two fragments of equal mass. If one fragment come to rest immediately after explosion, the range of horizontal range of center of mass, देखो बच्चों इसमें सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है। बिल्कुल, जब पहले अपन सर क्वेश्चन करते हो नीचे गिरा था, हाँ वो नीचे गिरा था, गिरने दो, ये चल रहा था, उसको चलने दो, बस चलने दो। बिल्कुल। हाँ तो बताएं सर। अब अपन लोग अगर इसकी बात करें, जैसे मैं रेंज की अगर बात करता हूं, तो ये इस तरीके से मान लो अगर नहीं जो बॉम्ब है वो एक्सप्लोड नहीं होता, तो इस तरफ यहाँ पे आता, तो मतलब सेंटर ऑफ मास भी हमारा यहाँ पे आके गिरता। बिल्कुल ठीक है। अब ये बीच में टूट गया, तो एक तो यहाँ आगे तुरंत गिर गया और ये कहीं कुछ आगे जाएगा। बिल्कुल। तो देखो बच्चों इसमें जो बात हो रही है ना, जो फोर्स था इसमें वो तो उतना ही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चेंज हुआ नहीं। तो हमसे पूछा क्या है, द्रव्यमान के अंदर की परास। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सर तो वहीं गिरेगा, तो ये वहीं आएगा। हाँ, तो ये तो आर ही हो गई, ये तो आर हो गया। तो आर का फार्मूला बच्चे जानते हैं, स्क्वायर sin 2θ/g। जी, तो फोर्थ हो गया मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है सर, हाँ फोर्थ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़े आगे। यस सर। तो अगला क्वेश्चन आप आ जाते हैं 24 पे। 24 बिल्कुल सर, इसको भी आप खींच दो फटाफट। तो ये बोला है मासेस 8 to 4 2 kg are placed at corner of ABCD respectively of a square ABCD side of 80 cm. The distance of center of mass from A will be। हाँ, ये क्वेश्चन तो सर वो आ गया अपना, ए इस दूरी पूछ ली। हाँ, अब ए को मानना पड़ेगा मेरे हिसाब से ओरिजिन। बिल्कुल, वही उसी तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। तो बच्चों इसको अपने लोग जैसे ये मान लिए, ए यहाँ मान लेते हैं, बी ए सी और डी। अब इसमें सेंटीमीटर हमें कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ये 80 सेंटीमीटर होगा, ये 80 सेंटीमीटर और ये भी 80 सेंटीमीटर होगा। तो अब सर इसको ऐसे करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट में बदल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 80,0 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 आ जाएगा। बिल्कुल। और ये 0,80 आ जाएगा। अब हमसे द्रव्यमान केंद्र की दूरी पूछी है, तो एक काम करते हैं, हम लोग आरसीएम निकाल लेते हैं। और आरसीएम सीधे लिख के तो अच्छा, पहले मास एक बार लिखो सर, इसका मास 8 2 4 2 है ना। हाँ, 8 2 4 और ये 2। ठीक है सर। यस, ए बी सी डी ये है। हाँ, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें तो फॉर्म लगाना पड़ेगा बच्चे को, है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो अगर मैं आरसीएम की बात करता हूं तो इसको सीधे वेक्टर की फॉर्म से करते हैं। तो ये बन जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर r3 प्लस m4 r4 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया, लिख दो इसको, 8 10 16 हो गया, 16 में। चलो हाँ ठीक है, m3 m4 अब यहाँ लिख देंगे। चलो yes. आगे बात करते हैं। हाँ। तो अब सर इसकी बात करते हैं, m1 तो ये तो यहीं है, इसको तो कहीं नहीं हटा दे, खत्म कर देंगे। हाँ, इसको यहीं खत्म कर दो, इससे आगे कंफ्यूजन नहीं है। m2 कितना है हमारे पास, ये दिया हुआ है 2। इसको पूरा यहीं करवाता हूं, देखो कितना हुआ, ये 2 160 हो गया ना, 160 और आ रहा है किसमें, आई कैप। हाँ, तो 2 into 80 आई कैप। ठीक है सर। अब देखो ये इस पे अपने लोग आएंगे। हाँ, तो ये x एक्सिस में भी, y एक्सिस में भी है। हाँ, तो ये जैसे ये 320 आई कैप और 320 जे कैप, 320 जे कैप हो जाएगा। हाँ, लिखो इसको फटाफट। ठीक है, तो ये 320 आई कैप प्लस 320 जे कैप। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये किस पे चल रहा है, ये ओनली y एक्सिस पे है। तो ये 8 गुनी 16 160 हो जाएगा। यस यस, 160 जे कैप, 160
जे क्या अपॉन 16 अपॉन 16। अब देखो मुझे लग रहा है जैसे इसमें दो तो आई वाले हैं, दो ही जे वाले हैं, तो ये कितना है 160 और ये 320, आई वाले एक तो 160 हो गया, ठीक है, और एक है 320, तो 320 और 160 480 आ गया, 480 हो गया। तो मैं सही बोल रहा हूँ सर? हाँ सर, 480 आई कैप प्लस 480 ही जे कैप अपॉन 16, 16 की 48, ठीक तो है, 30 आई कैप और 30 जे कैप, तो 30 आई कैप 30 आई जे कैप आपस में 90 पे है, तो रूट 2 टाइम्स हो गया, तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आ गया 30 रूट 2 सेंटीमीटर। यही आएगा। तो हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया। यस यस, अगर बेल्टर की फॉर्म में होता तो हम लोग तो आंसर ही हो जाता। ठीक है सर, 30 आई के प्लस 30 जे के। अब देखो मैं एक, मुझे इसमें थोड़ा सा दिमाग मेरा काम कर रहा है। हाँ सर, कि जैसे आप एक बार देखें, ये मास हमारा था देखो 2, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कलर कर लूं, कलर थोड़ा सा और अच्छा कर दूं आपके लिए। ये है मान लो यहाँ पे 2 है ना, 2 है, ये अच्छा, कितना? इधर भी 2 है, 2 है, तो 2 और 2 है, तो इसका सेंटर मास ठीक बीच में आ गया, यहाँ कहीं हो गया 4, ठीक है, टोटल मास 4 हो गया। अब ये भी 4, ये 4 4, ये बीच में यहाँ आ गया, यहाँ हो गया 8 हो गया, ठीक है, ये भी 8। तो अब ये डिस्टेंस निकालो ना आप, उसकी आधी कर दो, तो ये तो और आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अपना माइंड से आप बच्चा कर सकता है, करना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, दो सेम हो तो इसको बिल्कुल मिड में होता है। हाँ, तो आपने कहाँ स्टार्ट किया, 2 2 बीच में आ गया, यहाँ 4 5 मान लो, फिर ये 4 और 4 इसका बीच में आ गया, अब बिल्कुल मिड में है। तो अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस आपकी a है, ये भी a है, ये 80 है ना, ये इसकी 80 होने पे ये आपकी है 80/2√2, ठीक है, 80/2√2, ये भी 80/2√2। अब ये देखो, इसको इसमें जोड़ के इसकी आधी कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, मतलब ये तरीका हम लोग तभी बच्चे, ये बच्चे की समझ के लिए, प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन तो इसको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन सिर्फ आप अपने वैसे बच्चा सीख जाए तो आपको जो तरीका जो आपने उसमें बताया बच्चा उससे ज्यादा बढ़िया रहेगा। कमेंट टाइम पे ध्यान रखना है। बिल्कुल, अपना क्वेश्चन 24 आंसर है, वो कौन सा आ गया, सेकंड आ गया, बड़े आगे। हाँ सर, अब आते हैं अपन क्वेश्चन 25 पे। 25 पे, बिल्कुल सर। हाँ। तो इसमें मैं थोड़ी सी पहले बच्चों को गाइड कर दूं। ये क्वेश्चन आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेट का है। अब चूंकि इसमें तो मैथमेटिक्स इतनी इसमें कॉम्प्लेक्स है कि इसकी वैसे कर नहीं पाओगे, तो आप या जैसे हम लोग इसको जब सोल्व करते हैं और इसकी जो तुल्यता देखते हैं, इक्विवेलेंसी, तो अगर मैं इसको एक रोड मान लूं और इसको एक रोड मान लूं, एक रोड, इसको रोड मान लूं, 3 रोड से मतलब रिप्लेस कर हाँ दिया। बिल्कुल, 3 अगर समान द्रव्यमान की अपन रोड मान करके और फिर इस सिस्टम का अपन सेंटर मास निकालते हैं, तो रोडों का निकाय का सेंटर मास आएगा वो, और इस प्लेट का बिल्कुल एक ही आता है। इसलिए हम उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करके इसका आंसर है वो आपको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहां से इस तरह से बना लूं, ये हमारे पास m मास की रोड है, ये भी m मास की रोड, ये भी आपकी m मास की रोड। अब इसको सर आप आगे बता दो कैसे अपन करेंगे। तो सर अब जैसे हमारे पास ये आ गया, तो इसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं, कलर सजेशन कर लो इसका, नहीं तो बच्चों को दिखेगा नहीं, ब्लैक कर लो या रेड कर लो, रेड, बिल्कुल। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, b/2, b है b/2, तो ये b/2 आ जाएगा, यस, b/2, 0, यस यस, और इसका कितना आ जाएगा, ये आपका h/2 j के 0, h/2, यस, और इसका सर कितना आएगा हमारे ये पास, दोनों इसी b/2 और और h/2 ये h/2 है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको अपने लोग लिख लेंगे b/2, h/2। तो देखो बच्चों, ये जो पहले तो हमने क्या करा, इसको रॉड में कन्वर्ट करा, रॉड के बाद इसको हमने पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको वही फार्मूला लगाने हैं, m1 x1 लगा दूंगा। हाँ सर, तो ये आपका आरसीएम में मास तो टोटल 3m हो गया, 3m हो गया। अब जैसे इस फर्स्ट वाले में आपका है m into b/2, ठीक है, b/2 i कैप, प्लस दूसरे वाले में आपका है m into b/2 i कैप प्लस m into आपका h/2 j कैप, और साथ में इसमें अपन और उसको लिख दें साथ ही m into h/2 j कैप। तो b वाला सब कौन कौन सा है, ये दो रहेंगे ना, तो हाफ और हाफ 1, हाफ ये भी 1 हो गया, तो m से m कैंसिल, ये कैंसिल, 1/3 तो मतलब b/3 और h/3 आ हाँ, यस यस, तो h/3 और b/3 आ गया। ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो गया। और इसको याद रखें, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर प्लेट इस तरह से रखी हो तो उसका यहां से सेंटर मास उसके कोऑर्डिनेट है ना, वो आपको मिल गए कितना, h/3 और b/3। ठीक है सर, बढ़े आगे। यस सर, ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 26। इसको आप तो देखो ये बोला है 2 बॉडीज ऑफ 10 kg एंड 2 kg आर मूविंग विद वेलोसिटी 2i, ये मतलब वेलोसिटी दे रखी है और ये दूसरी वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बात कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया था हम लोगों ने स्टार्टिंग में, पहले तो उन्होंने सर ने बोला था कि m1 r1 प्लस m2 r2 ये वेक्टर की फॉर्म में लिखो,
और फिर m1 प्लस m2। अब क्या बोला था कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अगर मैं BCM इसको डिफरेंशिएट करके लिख देता हूं तो ये m1 b1 बनेगा प्लस m2 b2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यही बात कर रहे थे सर अपने लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तब अब ये फार्मूला आ गया, अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यस, तो m1 हमारे पास कितना है, m1 है 10, और इसके बाद जो b1 हमें देखो वेक्टर है तो वेक्टर की फॉर्म में रखना है हमें। यस, तो ये 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k, ठीक है सर। यस, और m2 हमें कितना दिया हुआ है 2 kg, और ये दे रखा हमें 10i माइनस 10i के प्लस आप लिखो प्लस 35j के माइनस 3k के माइनस 3k के अपॉन 12 अपॉन 12। बिल्कुल सही है सर। यस, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, हम इसको यही देख लेना। हाँ सर, जैसे ये हमारा है 20i के, ठीक है, ये है माइनस का 20i के, तो ये तो खत्म हो गया, तो i तो नहीं आएगा। ठीक है, i नहीं आएगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है, i के बराबर, हाँ ठीक है, तो ये भी गलत हो ये गया, नहीं है बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे, बच गया ये आ गया माइनस 70, माइनस 70, और फिर वो भी 70 आएगा, 70 तो जे वाला भी नहीं है, तो ये भी इसमें ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो ये बचा, ठीक है सर, ये बचा बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी ठीक है, और इसमें फिर आप जे वाला निकालते आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2 के। अब ऐसे सर कट भी रहा है, देखो ये कट गया, हाँ हाँ, ये कट गया, हाँ ये सब कट रहे हैं, कट जाएगा, तो इतना बचेगा हमारे बचा हुआ पास, आपका आ जाएगा। जैसे देखें तो ये हमारे पास कितना था, ये हो जाएगा 30, उधर हो जाएगा -6, माइनस 6 तो कितना 24, ये बचेगा 24 के, ये तो एक ही करना 12 अपॉन 12, तो 2 के आ गया, 2 के आ गया, ठीक है सर। जो डाटा भी ना एग्जाम में बहुत सिस्टमेटिक रहता था कि बच्चा बहुत इजीली कैलकुलेशन करनी ना पड़े, सही है, मैं तो उनका मेन रहता है कॉन्सेप्ट चेक करना। तो आगे बढ़े अपन। हाँ सर, क्वेश्चन आपका हो गया 27, तो बिल्कुल ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप देखें। तो सर ये बोला था पार्टिकल ऑफ मासेस m 2m एंड 3m ग्राम आर प्लेस्ड ऑन द सेम लाइन एट डिस्टेंस l 2l एंड 3l सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। देखो बच्चों जैसे हमें देखो मैं समझ गया क्वेश्चन को, हाँ मैं इसको जल्दी छोड़ दूं थोड़ा सा ना, ताकि मैं समय बच जाए अपना। मान लो पहला मास है कितना स्मॉल m, ये दे रखा है, दूसरा मास है हमारा 2m, तीसरा मास है 3m, डिस्टेंस कितनी इसकी l, ये आपकी 2l और ये 3l, मेरे हिसाब से ये है। हाँ सर, देखो ये हमें फिक्स पॉइंट दे रखा है, बिल्कुल जो आप बता रहे थे, अब कर दो आप सर, कि जो फिक्स पॉइंट है उसको अपने ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। तो इसका तो मैं कोऑर्डिनेट सीधे लिख दूंगा l, 0 सर, हाँ, और इसका 2l, 0, हाँ, और इसको मैं लिख दूंगा 3l, 0, ये सारे x में ही है, x में है, तो x तो अब बच्चों को एक बात और सिखाएं सर कि क्या हम इसको बिना पेन कर सकते हैं क्या? तो जैसे ये आपका ml, इनको मतलब मल्टीप्लाई करके ना, हाँ, ये आपका 4ml, ये 4ml हो गया, ये 9 ml, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 प्लस 1 14, तो 14 ml अपॉन मास कितना 325 और 6, सही बोला क्या मैंने? हाँ सर 6 हो गया, 6m, 6m m से m कैंसिल हो गया, तो 7/3 आ रहा है मेरे साथ, 7/3, तो आंसर है सर इसमें दिया हुआ। देखो बच्चों ये तो तरीका बहुत सर ने सही बता दिया है कि सीधे लिख के आंसर निकाल दो। अब ओनली x एक्सिस पे होने पर नहीं तो फंस जाएंगे हम लोग, तो x एक्सिस पे होने पे बिल्कुल जिस तरह से कर सकते हैं। नहीं बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो सर समझ में आ जाएगा। हाँ, और ऐसे आना भी चाहिए बच्चों को, माइंड का इस्तेमाल। भाई देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स के अंदर कि आप अपना जो माइंड है ना वो ज्यादातर इसमें पेन में पेपर में शुरू में करना पड़ेगा, पर शुरू में पेन पेपर से थोड़ा माइंड है वो माइंड में लाओ और दिमाग से क्वेश्चन को सोल्व करना भी सीखो, ये आपकी ज्यादा काम करेगा। तो बड़े सर आगे क्वेश्चन है। हाँ सर, तो क्वेश्चन आपका ये मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन आ गया, हाँ, 28th, तो और ये भी एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए प्रश्न है। तो सर मैं इसमें कई चीजें बच्चों को बता देता हूं। तो देखो इसमें कई बच्चों को चीजें सीखने वाली भी मैं आपको शेयर करता हूं। क्वेश्चन ये है कि 2 particles A and B initially at rest move toward each other under mutual force of attraction at the instant when the acceleration of A is A and the acceleration of B is 2A, the acceleration of the center of mass of the system is। तो बात तो की जा रही है इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम की। तो पहली बात तो ये है कि 2 पार्टिकल हमारे पास है। ये देखो सर एक बात बता रहा हूँ, yes, ये एक बात ये भी अपने अब इसका भी हम लोगों को यूज करना है, अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो है इसका जान इक्वेशन तो बनता ही इसी से बना हुआ है, नहीं तो इसका मतलब ही नहीं कोई। अगर वो पार्ट इस वर्ड को मैं हटा दूं, हटाने पे तो क्वेश्चन का आंसर ही लगा देगा सर। हाँ,
तो देखो इसमें मान लो ये हमारे पास पार्टिकल है, इसमें मास दे रखे नहीं क्या, मास नहीं दे रखे, मास दे रखे, मान लो इसको m1 मास है, आपका है m2 मास, m2 मास, और इनिशियली कहीं रखे हुए थे, इनको फ्री कर दिया, तो ये मोशन शुरू करेंगे, तो इस पे फोर्स आपका F1 और इसमें फोर्स तो दोनों मेंटेन बराबर ही होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स में इफेक्ट में काम करेंगे। अच्छा अब सुनो, ये एक m1 m2 मास का एक सिस्टम था, और मान लीजिए किसी इंस्टेंट इसकी डिस्टेंस कितनी r थी, तो फोर्स कितना है, इस फोर्स कितना g m1 m2 by r स्क्वायर, और यहाँ पे कितना g m2 m1 m2 by r स्क्वायर, तो इसका फोर्स इस तरफ, इसका फोर्स इस तरफ, पर ये बल हैं और इन बलों का सोर्स सिस्टम के अंदर है, इसको हम कहते हैं आंतरिक बल। आंतरिक बल है, और आंतरिक बलों का जो सिस्टम में योग होता है हमेशा कितना, जीरो होता है, जीरो, मतलब आंतरिक बल त्वरण नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अपन अभी एक पीछे पर क्वेश्चन क्या था ना कि F जो नेट होता है उसको मैं यहां लिखता हूं m into ACM, ठीक है सर, m into ACM, पर ये F नेट हमेशा है कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और और ये तो हमारे पास कितना है, जीरो है। जब ये जीरो है तो ऐसे में ACM भी कितना, जीरो आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि दो पार्टिकल अगर उनके बीच लगने वाले म्यूचुअल फोर्स के प्रभाव में गति स्टार्ट करते हैं, तो चूंकि आप जानते हैं कि इसके आंतरिक बलों का योग हमेशा कितना शून्य है, तो गति के प्रत्येक क्षण पर इसके सेंटर मास का त्वरण कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब इसके नेट फोर्स भी जीरो है, इसका ACM भी जीरो है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और है कि आरंभ में कैसे रेस्ट में है, जब आरंभ में रेस्ट में है तो मान लो कहीं इस सिस्टम का सेंट्रो मास यहां था और ये इसकी लोकेशन थी, तो सेंट्रो मास इस बिंदु पर ही बना रहेगा। जब इस बिंदु पे बना रहेगा तो मान लो मैंने यहां से इसको छोड़ा और ये ग्रेविटेशन फोर्स जो इनके अंदर लग रहा फोर्स, उसके इफेक्ट में गति करना शुरू करेंगे। ये गति करते करते लास्ट में कहां टकराएंगे, सेंटर ऑफ मास में। जब सेंटर ऑफ मास टकराएंगे तो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल r1 है, इसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आपकी r2 है। तो ये r1 r2 जो है, एक बात देखो मैं आपको और इस बताता हूं, क्योंकि उस बात के बिना तो सेंटर मास टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको तो बताना बहुत जरूरी है। देखो कलर बदल लो एक बार, ये मास मान लो हमारे पास m1 है, ये मास है m2, दोनों को हमने रखा है r दूरी पर, ठीक है, और ये इसका है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इस सेंटर ऑफ मास की अबाउट जैसे मोमेंट ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2, इनका समेशन कितना, जीरो होता है, ठीक है। जो सेंटर ऑफ मास देखो, एक होता है जड़त्व आघूर्ण, ये मैंने सब लिया द्रव्यमान आघूर्ण, मोमेंट ऑफ मास, मास और जो पोजीशन वेक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, पर ये भी एक बात ध्यान करना, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को मानता हूं ओरिजिन, तो सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लेने पर इस सेंटर ऑफ मास के परितय है, चाहे दो कण हैं, दो से ज्यादा कण हैं, उन सारे कणों के सिस्टम का जो द्रव्यमान आघूर्ण है उनका सदिश योग कितना, हमेशा जीरो होता है। अब इसी हेल्प से देखो मैं लिखता हूं इसको m1 r1, वेक्टर फॉर्म लिख दूं तो माइनस हो गया आपका m2 r2, और इसकी हेल्प से देखो ये r1 और r2 है मैग्नीट्यूड के रूप में बन गया आपका रेशियो कौन सा, m2 by m1। बात सही है, सही। अब देखो हमारे पास इससे रेशियो आ जाएगा, तो r1 रेशियो r2, जैसे मैं लिखूं इसको r1 रेशियो r2 बराबर m2 रेशियो m1। तो यहां जो सेंटर मास इससे दूरी कितनी है, जैसे इसकी डिस्टेंस में यहां से कहता हूं, ये सेंटर मास यहां से मान लो r1 डिस्टेंस पर है, यहां से r2 डिस्टेंस पे, की डिस्टेंस कहां कितनी है, ये बच्चे को बहुत फास्टली आनी चाहिए। तो मान लो मैं यहां से r1 निकालता हूं, तो मुझे r1 यहां पे मिल चुकी है, देखो सर क्या होनी चाहिए, देखो m2 अपॉन m1 प्लस m2 into r, इस तरह से हमारा r2 कितना बन जाएगा, वो m1 अपॉन m1 प्लस m2 into r। तो इसको बहुत इजीली याद रखो कि जिससे आप डिस्टेंस ज्ञात करते हो ना, उसके दूसरे वाला मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। आप यहां से निकालते हो तो ये मास अपॉन टोटल मास इनटू r कर दो, ये अपने को आना चाहिए। तो इस तरह से अपन इसको डिस्टेंस को बांट करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो मैं पीछे वाले क्वेश्चन वापस आता हूं, देखो अपना क्वेश्चन था ये कि ये मान लो मास m है, ये मास मान लो मैं ऐसे करूं 4m, ठीक है, और डिस्टेंस मान लो ये दे रखी है r, ठीक है, और क्वेश्चन बोला कि हमने r डिस्टेंस इनको छोड़ दिया, और ये बोला कि इनको फ्री करने के बाद इसका सेंटर, मान लो वापस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, m 4m इनिशियल रेस्ट में है और इनको फ्री कर दिया,
और एक ग्रेविटेशन फोर्स जो कि एक आंतरिक म्यूचुअल फोर्स है उसकी इफेक्ट में मोशन करना शुरू करते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि कहां टकराएंगे, सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी, इसका एसीएम कितना होगा, इसका वीसीएम कितना होगा, तो इसका वीसीएम भी 0 है, इसका एसीएम भी 0 है, इस पे एफ नेट एक्सल भी कितना आपका 0 है। कहां टकराएंगे, सेंटर ऑफ मास पे। कितनी डिस्टेंस तय करेगा m, तो इस m1 की डिस्टेंस r1 है, वो कितनी, इसका मास यानी 4m अपॉन टोटल मास यानी 5m इनटू r, उड़ाओ ये आपका 4/5r यानी 0.8r आ गई। ठीक है सर, है ना। अब बची डिस्टेंस कौन सी, 0.2r, इसकी आ गई, ये कवर करेगा। तो ये इतनी चीजें करने के पश्चात टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये अपना जैसे सर आपने बता दिया सेंटर ऑफ मास हमारा कितना जाएगा, वो भारी वाले मास, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 0.2r ही आ रहा है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसी के साथ अब चूंकि अपन ने बहुत अच्छे से आपको ये सेंटर ऑफ मास है इसको डिस्कस करके आपके सामने 28 क्वेश्चंस का बहुत शानदार कलेक्शन प्रोवाइड करा है, तो पूरा विश्वास है कि जो सीएलसी की गुरुनीति का जो अपन ने ये 10th एपिसोड आपको दिया है इसको ढंग से आपने पढ़ना है और क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व करने हैं। सीएलसी आपके साथ कितना काम कर रही है, लॉकडाउन और अभी भी लॉकडाउन चल रहा है एक तरह से, जब तक आपकी स्कूलें या इंस्टीट्यूट नहीं खुलते हैं तब तक आप इन चीजों का सहारा लेंगे। और सीएलसी बहुत शानदार प्लेटफॉर्म के साथ, बहुत अच्छे काम के साथ, एक टीम के साथ आपको बहुत अच्छा काम दे रही है। इसको ढंग से अपने नीट के सिलेबस के लिए, आपकी सिलेक्शन के लिए अच्छे से काम में लें और अपना सिलेक्शन है वो श्योर करें। तो क्यों सर, अब बंद करें अपन इस लेक्चर को यहीं तक। हाँ सर। ओके, थैंक यू। जय सीएलसी। जय।